सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग कोर बैंकिंग में और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी चीज, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि बैंक का जो सर्विसेज है ना, लाइक बैंक कासा सर्विसेज देता है। सुनने में अजीब लगेगा, ये कासा क्या होता है, ये क्या नया टर्म है कासा। सुनने में लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट टर्म है, बट इट इज एक्चुअली वेरी इजी। अरे बैंक अकाउंट क्या देता है आपको? करंट अकाउंट खोलने में मदद करता है, सेविंग्स अकाउंट खोलने में मदद करता है। तो कासा इज नथिंग बट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। तो उसको बड़ा ही हाइप करके रखा है कासा कासा। कासा इज नथिंग, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट खोलने का प्रोसेस क्या है ये बताया है। ठीक है, उसके अलावा बैंक लोन्स देता है, मॉर्गेज लोन्स देता है। यू नो व्हाट इज मॉर्गेज लोन? जहां पे क्या होता है, हम लोग बेसिकली एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गवर्नमेंट से लोन ले रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग अपने प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के साथ मॉर्गेज करवा देते हैं, है ना। ईएमआई एंड ऑल में पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, फिर टॉप अप लोन क्या होता है? ऑल राइट, तो जहां पे कोलैटरल सिक्योरिटी दिया जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। फिर क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी देता है बैंक। तो ये जो क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी देता है, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है? ठीक है, या अगर आप बैंक में फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? मे बी सेविंग्स अकाउंट और मे बी रेकरिंग अकाउंट या करेंट अकाउंट, जो भी आप खुलवाने जा रहे हो तो उसका क्या प्रोसेस है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इजी। ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग दैट हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, देखो लास्ट क्लास याद है मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, इफ यू रिमेंबर। मैंने आपको बोला था कि एप्लीकेशन कंट्रोल से रिलेटेड आप लोग जो रिस्क है और कंट्रोल है वो घर पे रीड कर लेना। 5-6 पॉइंट थे, एक्चुअली में 7-8 पॉइंट से इंस्टीट्यूट के मैट में मैंने आपको मार्क भी करवाया था, होमवर्क के लिए बोला था कर लेना। बट उसका जो है मैंने एक समराइज्ड वर्जन यहाँ पे दे दिया, आप इसी को डायरेक्ट पढ़ लेना। आप जब भी बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो या जो बैंक्स है कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज करके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल मान लो फिनेकल का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है बैंक में कोर बैंकिंग करने के लिए, जहां सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन्ड है। यू नो क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर रहता है, एप्लीकेशन सर्वर कंप्यूटर, डेटाबेस सर्वर रहता है। फिर सब जितने भी सर्विसेज दे रहे हैं सबका एक एक चैनल रहता है, एटीएम का चैनल सर्वर, एसएमएस बैंकिंग का चैनल सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग का चैनल सर्वर। फिर सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं नेटवर्क के जरिए। फिर वो जो मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहां पे लगा हुआ है तो वहां क्या क्या कंट्रोल्स बोल रहा है लगाना चाहिए। तो पहले बताओ रिस्क क्या क्या है। रिस्क ये है कि मान लो कोर बैंकिंग का जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है उसमें मान लो इंटरेस्ट का जो कंप्यूटेशन होता है, इंटरेस्ट चार्जेस देना पड़ता है ना। इंटरेस्ट चार्जेस किसको देना पड़ता है? दोनों वे में, या बैंक ने लोन दिया तब बैंक को मिलता है, या बैंक ने अगर एफडी करवाया कोई कस्टमर का तो बैंक को देना पड़ता है। अगर मान लो इंटरेस्ट चार्जेस का गलत कैलकुलेशन हो जाए, सॉफ्टवेयर में ठीक से कैलकुलेशन हुआ, गलत कैलकुलेशन हो जाए, सो इन दैट केस रेवेन्यू लॉस किसको होगा? बैंक को होगा। मान लो कि बैंक को इंटरेस्ट 5% के रेट पे मिलना चाहिए, बट गलती से बैंक ने जो लोन दे रखा है उसपे 4% इंटरेस्ट कंप्यूट हो रहा है, और जो आपका बैंक होल्डर है, जिनको आपने बोरोअर, जो कॉर्पोरेट बोरोअर है, जिनको लोन दिया है, वो 5% की जगह 4% इंटरेस्ट पे उसका अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है। तो अननेसेसरी लॉस किसको हो रहा है? बैंक को हो रहा है। और वैसे भी सब ऑटोमेशन हो रखा है ट्रांजैक्शन का, कोई कुछ चेक नहीं कर रहा है। सो इन दैट केस लॉस किसको हो रहा है? रेवेन्यू का लॉस किसको हो रहा है? बैंक को हो रहा है। तो ये एक रिस्क है। ये किस लिए रिस्क, किस वजह से है? क्योंकि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंट्रोल्स ठीक से नहीं लगा हुआ है, कैलकुलेशंस ठीक से नहीं हो रहा है। या फिर मान लो किसी ने ना जाकर लोन की एंट्री को रिवर्स कर दी, लोन दिखाया हुआ है, मान लो कि एक आईसीआईसीआई बैंक ने मिस्टर एक्स को लोन दे रखा है, कोई मिस्टर एक्स का रिलेटिव है, बैंक में काम करता है, उसने रिवर्सल कर दिया एंट्री को कि बैंक लोन नहीं दे रखा है, रिवर्स कर दिया एंट्री को। इंटरेस्ट देना था उसको रिवर्स कर दिया कि इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल सिस्टम ऐसे होने चाहिए कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस करके ये सारे चार्जेस को रिवर्स नहीं कर सके, इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन ठीक हो सके। सो ऑल दीज फैसिलिटीज शुड बी देयर ना। तो अपने कंट्रोल्स को आपको स्ट्रेंथन करना है ताकि ये सब एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो है, एप्लीकेशन रिस्क जो है वो सब ना हो सके। या फिर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका एक कस्टमर था, एनआरआई कस्टमर, आईसीआईसीआई बैंक में एक अकाउंट था एनआरआई कस्टमर का, नॉन रेसिडेंट इंडियन का, या नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेट बोरोअर था। इंडियन भी हो सकता है, मतलब एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, या फिर नॉन रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कॉर्पोरेट बोरोअर भी हो सकता है। तो अब क्या हुआ ना, वो एनआरआई का रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया, अब वो इंडिया में रहने लग गया है। सो इन दैट केस अब उसका अकाउंट को क्लोज कर देना चाहिए था, क्योंकि उसका अकाउंट एनआरआई के अकाउंट्स के बुक्स में ओपन था। अब हमें उसे क्लोज करके उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज करके उसका जो बैंक अकाउंट है वो कहां पे खोलना चाहिए था? अंडर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन रेसिडेंट। बट हमने क्या किया? ऐसा नहीं किया, उसका 2 अकाउंट दिखा रहा है। ये तो ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर को रीड कर लेना चाहिए कि इस बंदे का ऑलरेडी एनआरआई में अकाउंट खुला हुआ है, तो अगर ये अपना इंडियन स्टेटस के अंदर अकाउंट खोल रहा है तो एनआरआई अकाउंट इसका ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाना चाहिए था, क्लोजर हो जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ, तो इससे क्या आप आरबीआई का गाइडलाइंस भी ब्रीच करोगे। दिस विल ऑल्सो लीड टू नॉन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, आप रेगुलेटरी का कंप्लायंसेस नहीं किया। सो देखो क्या लिखा है, फेलियर टू ऑटोमेट क्लोजर ऑफ एनआरआई अकाउंट, है ना। मे बी उसने अपना रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज किया है,
तो अब इसमें कंट्रोल्स क्या लगा रखा है कि अगर रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है तो ऑटोमेटिक क्लोजर हो जाना चाहिए था एनआरआई के अकाउंट का, और जो रेसिडेंट सेविंग्स अकाउंट स्कीम है वो रीओपन हो जाना चाहिए था कंट्रोल्स, अगर ऐसा होता तो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सेम बंदे का दो जगह अकाउंट दिखाएगा, एक एनआरआई की जगह और एक इंडियन में, तो गलत हो जाएगा ना। इससे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी ब्रीच होगा, जिसकी वजह से आरबीआई जो है आपके ऊपर बहुत सारे पेनल्टी इंपोज कर सकता है। या फिर कोई बंदे का अकाउंट रॉन्गली एनपीए में क्लासिफाई कर दिया। एनपीए यू अंडरस्टैंड, मैंने लास्ट क्लास बताया था, नॉन परफॉर्मिंग असेट, जो आपका कॉर्पोरेट बोरोवर है या कोई इंडिविजुअल है, लोन ले रखा है, वो इंसॉल्वेंट टर्न हो गया है, अब आपको उसका अकाउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो हम लोग बैड डेट नहीं बोल के एनपीए लिखते हैं। लेकिन एनपीए क्लासिफाई करने का बहुत सारा गाइडलाइंस होता है, बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन होता है। तो अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन मीट हुए तभी आप एक कस्टमर के अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई कर सकते हो। तो मान लो कि कुछ इनकरेक्ट डिसीजन ले लिया, सॉफ्टवेयर में ठीक से कुछ गाइडलाइंस नहीं फॉलो किया और इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन कर दिया एनपीए का, तो इससे लॉस तो किसको होगा? बैंक को ही लॉस होगा ना। सो वॉट एवर क्लासिफिकेशन यू आर डूइंग दैट शुड बी डन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई व्हिच आरबीआई हैज ऑलरेडी इशूड। तो ये सब आपके सिस्टम में डाल के रखो ना। अगर आप कोर बैंकिंग सिस्टम कर रहे हो तो ये रेगुलेटरी कंप्लायंसेस सिस्टम में बिल्ड करके रखो। एप्लीकेशन सिस्टम में इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन कैसा होना चाहिए डाल के रखो। राउंडिंग ऑफ का ये होना चाहिए फीचर, ये डाल के रखो। किसको कैसे क्लासिफाई करना है, एनपीए, सब स्टैंडर्ड असेट, बैड डेट, सब क्लासिफाई करके रखो। कोई अनऑथराइज एक्सेस करके आपका डेटा को चेंज नहीं कर सकता, ये सब सिस्टम में ऑथराइजेशन डाल के रखो। उसके लिए एक्सेस कंट्रोल राइट दे के रखो, पासवर्ड एंड ऑल्सो ऑथेंटिकेट करके रखो। अब मान लो कि कोई एक बंदे ने डुप्लीकेट असेट क्रिएट कर दिया, दिखा दिया, जबरदस्ती पैसा उठा लिया और दिखा दिया कि बैंक ने लोन दिया है, समझ में आ रहा है? तो ये एम्प्लॉय ये सब मिसमैनेजमेंट कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट एसेट अकाउंट नहीं क्रिएट हो, ये इसके लिए एक मास्टर लेजर क्रिएट होता है ना, तो मास्टर लेजर क्रिएट करने के लिए दो जन को ऑथराइजेशन दे रखो कि जब तक हायर अथॉरिटी जो है वो ऑथराइज नहीं करेगा कोई भी मास्टर डेटा या नया एसेट अकाउंट क्रिएट नहीं हो सकता। और एक हर एक एसेट के लिए यूनिक आईडी पासवर्ड क्रिएट करके रख दो, समझ में? तो डुप्लीकेट एसेट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, क्लियर है? तो इसके लिए यूनिक आईडी क्रिएट करके रखो ईच पासवर्ड के लिए, ईच एसेट के लिए, सॉरी। तो ये सब अलग अलग टाइप के फेलियर है जो हो सकते हैं कोर बैंकिंग अप्लाई करने से, सॉफ्टवेयर फेलियर। तो क्या क्या रिस्क है सॉफ्टवेयर फेलियर का? इनएप्रोप्रिएट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इनएप्रोप्रिएट प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेशन, इनएप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन ऑफ एनी चार्जेस, रिवर्सल ऑफ एनी चार्जेस, है ना, इनएप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, इनएप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट स्टेटस, ठीक है, रेगुलेटरी ब्रीचेस हो रहा है कंप्लायंसेस का, डुप्लीकेट एसेट्स बीइंग क्रिएटेड, तो ये सब कुछ भी हो सकता है। तो कंट्रोल्स क्या बोल रहा है कि आप अपना सिस्टम में ये सब सिस्टम लगा के रखो, फीचर्स डाल के रखो, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा उसका सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी फीड करके रखो, सारे इंस्ट्रक्शंस दे के रखो, और ऑफिशियल्स को अपॉइंट करके रखो। जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है जितना राइट्स देना उतना ही दो, वही आपको पता है, नीड टू नो बेसिस एंड नीड टू यूज बेसिस में राइट्स दे के रखो, है ना, प्रिविलेज एक्सेस राइट मैनेजमेंट करके रखो। सो ऑल दीज आर थिंग्स। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करके रखो, किसको कौन सा ड्यूटी देना, एक ही जन के हाथ में सारा ड्यूटी मत दे दो। और हर एक असेट का जो सेंसिटिव डेटा उसका कस्टडी आप दो एक या दो ऑफिशियल को, एंड दे शुड बी ऑल्सो मेड टू साइन द नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो ये सब हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ये सब अपने मर्जी से आप लिख लोगे, मैंने 5 पॉइंट बोला, उसके अलावा भी मैंने लास्ट में 6-7 पॉइंट और बता दिया, तो ये सब लिख लोगे, आप कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पूरा हम लोग को सीखना है फ्लो चार्ट, प्रोसेस फ्लो। फ्लो चार्ट मतलब कि प्रोसेस फ्लो, एक अकाउंट खोलने का, चाहे वो करंट अकाउंट हो या एक सेविंग्स अकाउंट हो, उसका प्रोसेस फ्लो क्या है। आप अपने आप बताओ मुझे, कभी आपने अकाउंट खोला है? कम ऑन टेल मी, कभी आपने अकाउंट खोला है? कभी नया अकाउंट खोलने गए हो तो उसका देखो, या तो आप क्या करते हो, अगर आपको मान लो आईसीआईसीआई बैंक में ना एक करंट अकाउंट खोलना है, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप अपने आप बताओ, चलो अपने आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, अपने आप बताओ सबसे पहला स्टेप क्या करोगे। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी? कासा के बारे में। कासा फैसिलिटी गिवन बाय बैंक। कासा फैसिलिटी गिवन बाय बैंक मींस व्हाट? करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, ये खोलना है तो ये कैसे खोलेंगे? करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, कासा फैसिलिटी गिवन बाय बैंक, करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। बोलो सबसे पहला स्टेप आप मुझे बताओ, क्या करोगे? कोई भी बैंक में अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आप क्या करोगे बताओ? अपना जो नियरेस्ट ब्रांच है जिस बैंक में खोलना है, वो नियरेस्ट ब्रांच को विजिट करोगे, और वहां पे जो बैंक का बंदा रहेगा, बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, समटाइम्स इन योर बुक दे हैव गिवन यू इट इज रिलेशनशिप मैनेजर, बट रिलेशनशिप मैनेजर ऐसे ही नहीं मिल जाता, रिलेशनशिप मैनेजर बड़े बड़े अकाउंट होल्डर को मिलता है, ठीक है। तो मैं बार बार रिप्रेजेंटेटिव बोलूंगी, बट आपके बुक्स में वो आरएम दिया हुआ रिलेशनशिप मैनेजर, ऐसे ही आपको रिलेशनशिप मैनेजर बैंक असाइन कर देगा क्या? रिलेशनशिप मैनेजर का सैलरी भी पता है,
तो बड़े बड़े जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं ना, बड़े बड़े क्लाइंट, उनको रिलेशनशिप मैनेजर, पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर दे दिया जाता है। बट फिर भी हम लोग चलो कंसिडर करते हैं रिप्रेजेंटेटिव या रिलेशनशिप मैनेजर। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, नियरेस्ट ब्रांच को विजिट करोगे, वहां पे रिलेशनशिप मैनेजर से कांटेक्ट करोगे, उनको बताओगे कि आपको अकाउंट खोलना है, सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट। अब वो करंट अकाउंट से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है, जितने टाइप्स अवेलेबल है, जैसे कोई करंट अकाउंट में बोलता है कि 50,000 का आपका एवरेज बैलेंस होना चाहिए पर डे, कहीं पे बोलता है 1 लाख का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस बताता है, तो और क्या क्या रेट्स एप्लीकेबल होगा, क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, कितना चार्जेस लगेगा, सब ये सब आपको वो सब समझाएगा उसके बारे में। फिर आपको बोलेगा आप एक इंक्वायरी फॉर्म भर दो, इंक्वायरी फॉर्म भरवाएगा। फिर वो फॉर्म भरने के बाद आपको बोलेगा केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करो, नो योर कस्टमर, व्हिच इज वेरी मच एसेंशियल फॉर ओपनिंग अ न्यू बैंक अकाउंट। फिर आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट प्लेस करेगा वो ब्रांच मैनेजर आपका, या फिर वो रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर बोलो या कुछ भी बोल लो, रिलेशनशिप मैनेजर। फिर वो केवाईसी डॉक्यूमेंट आप क्या करोगे, फॉर्म भरने के बाद उसके साथ केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। कैन एनीवन टेल मी केवाईसी डॉक्यूमेंट मतलब क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा? पासपोर्ट सबमिट कर सकते हो, आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, है ना, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ, नेम डिटेल्स एक्सेट्रा। तो उसके लिए आप पासपोर्ट सबमिट कर सकते हो, आधार कार्ड सबमिट कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये सब आपको, आपका सर्टिफिकेट जो है, पैन कार्ड है या कोई प्रूफ ऑफ बिजनेस, और अगर आप करंट अकाउंट खोल रहे हो तो आपको अपना ट्रेडिंग लाइसेंस एंड ऑल सबमिट करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हो तो कहीं पे आपको बोलता है आपका सैलरी रिसीट का जो है डॉक्यूमेंट, वो आप सबमिट करो प्रूफ करने के लिए कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो। तो ये सब आपको सबमिट करना पड़ता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट इसी को बोलते हैं जिसमें आपका नेम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब रहता है, डिटेल्स रहता है ना। तो ये सब आप सबमिट कर दोगे। फिर ये सबमिट करने के बाद वो जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है वो क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट्स का क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, और ये डॉक्यूमेंट्स को पता है कहां फॉरवर्ड कर देगा? क्रेडिट रिस्क टीम होता है, हर एक बैंक में क्रेडिट रिस्क टीम होता है, उसको फॉरवर्ड कर देगा। फिर वो क्रेडिट रिस्क टीम उसका सारा डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करेगा, ठीक बंदा है कि नहीं, ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, उसका हिस्ट्री चेक करेगा, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा। क्यों क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा? करंट अकाउंट खोलने से तो हमारे ही बैंक को फायदा होगा, ही मे बी द पोटेंशियल कस्टमर ना, ही मे बी द फ्यूचर कॉर्पोरेट, ही मे बी द फ्यूचर बोरोअर फ्रॉम आवर बैंक, फ्यूचर में लोन ले सकता है, तो आज ही उसका क्रेडिट वर्दीनेस एंड ऑल चेक करके रख लो। तो क्रेडिट रिस्क टीम उसका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी चेक करेगा, ये पर्सन क्रेडिबल है कि नहीं, उसका क्रेडिबिलिटी चेक करेगा। फिर ये सब चेक करने के बाद जो क्रेडिट रिस्क टीम है वो अप्रूवल दे देगा कि हाँ ये बंदा जो ऑथेंटिकेटेड है और इसके डॉक्यूमेंट्स भी सारे ऑथेंटिकेटेड है, एंड यू आर एलिजिबल कि आप इसका बैंक अकाउंट खोल लो अपने ब्रांच में। सो इन दैट केस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो रिलेशनशिप मैनेजर को बोल देगा कि आप इसका बैंक अकाउंट खुलवा दो। फिर इन दैट केस क्या हो जाएगा, इसका बैंक अकाउंट खोलने का प्रोसेसिंग चालू होगा, और फिर जो इंटरनल टीम डिपार्टमेंट है बैंक का वो उसको अकाउंट खोलेगा। फिर वेलकम किट एंड ऑल इशू कर देगा कस्टमर को, है ना, वेलकम किट एंड ऑल इशू करते हैं। फिर डेबिट कार्ड भी इशू कर देगा अगर डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, और जो भी सर्विसेज कस्टमर को चाहिए वो उनको अप्लाई कर देगा, दे देगा। जैसे उसको मान लो आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब का इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी चाहिए, तो इंटरनेट बैंकिंग का आईडी, पासवर्ड, सब कुछ उसको मिल जाएगा, और फिर वो अपना बैंकिंग ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकता है। तो ये सारा फॉर्मेलिटीज केटर करना पड़ता है अगर आपको अपना करंट अकाउंट या आपको अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है। तो यही जो मैंने सारा स्टेप्स बताया इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया गया। अब ध्यान से सुनना, याद है पूर्वी को अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। किसको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है? कस्टमर। हमारी कस्टमर कौन है बताओ? हु इज आवर कस्टमर? पूर्वी इज आवर कस्टमर। हमारी कस्टमर कौन है? पूर्वी। पूर्वी को अपना क्या करना है? बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो पूर्वी गई सबसे पहले कहां पे बताओ? दो तरीका है बैंक अकाउंट खुलवाने का, दो तरीका है। या तो आप क्या करोगे, अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच में फिजिकली विजिट करोगे, लेकिन अगर आपको फिजिकली विजिट करने का इच्छा नहीं है तो इंटरनेट बैंकिंग में भी जाकर www.icicibank.com में आप जाओगे तो वहां एक ऑप्शन दिखाता है ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट, वहां पे भी जाके आप क्लिक करोगे, वहां इंक्वायरी फॉर्म बोलेगा, वो भरोगे तो ऑटोमेटिकली बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कॉल करता है। समझ में आया? तो पूर्वी को क्या करना है? अकाउंट खोलना है। तो वो दो तरीके से कर सकती है, या तो वो क्या करेगी बताओ, या तो वो क्या करेगी, मैंने बोला इंटरनेट बैंकिंग के जरिए खुलवाएगी, ठीक है, या तो मैंने बोला क्या करेगी, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, या फिर डायरेक्टली जो है उसका नियरेस्ट ब्रांच उसमें जाकर वो विजिट करेगी। या तो क्या करेगी, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, या उसका जो नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस है वहां पे वो जाकर विजिट करेगी, है ना। और फिर उसके बाद ये करने के बाद वहां पे उसको कौन मिलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्वायरी फॉर्म भरवाएगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बोलेगा। तो ये सब कौन कर रहा है? आपके बुक्स में क्या, मैंने बोला रिप्रेजेंटेटिव करता है, बैंक रिप्रेजेंटेटिव, बट आपके बुक्स में क्या बड़ा वर्ड दिया हुआ है, रिलेशनशिप मैनेजर। बट मैंने बोला रिलेशनशिप मैनेजर ऐसे छोटे मोटे आदमी का अकाउंट थोड़ी खोलेगा। आपको 50,000 1 लाख रुपए का करंट अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए रिलेशनशिप मैनेजर आ जाएगा क्या? नहीं, बड़े बड़े जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं, मुकेश अंबानी गया खुलवाने के लिए, उनको अलग अलग जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा अकाउंट खोलता है उनको रिलेशनशिप मैनेजर जो है अलॉट किया जाता है। तो अभी रिलेशनशिप मैनेजर क्या करेगा बताओ? ये क्या बोलेगा कि मैडम आप जो है अपना एक इंक्वायरी फॉर्म भर दो और उसके संग क्या सबमिट कर दो,
केवाईसी डॉक्यूमेंट, तो क्या बोलेगा कस्टमर को कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर दो, इंक्वायरी फॉर्म, क्या बोलेगा इसको कि इंक्वायरी फॉर्म फिल करो, है ना, और उसको सब समझाएगा कस्टमर को सारे प्रोसेस के बारे में, है ना, सारा सेविंग सारा फैसिलिटीज के बारे में समझाएगा। रिलेशनशिप मैनेजर क्या करेगा, समझाएगा कस्टमर्स को, क्या चीज के बारे में समझाएगा, क्या चीज के बारे में समझाएगा, सारे फॉर्मेलिटीज के बारे में, सारे फैसिलिटीज के बारे में, है ना, कि कौन से अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या रेट्स एप्लीकेबल है, कौन कौन से अकाउंट्स अवेलेबल है, सब समझाएगा। और इधर में क्या बोलेगा कस्टमर को, आप इंक्वायरी फॉर्म भर दो और उसके बाद अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करो, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो, ठीक है। सो फिर उसके बाद कस्टमर क्या करेगा बताओ, कस्टमर पूर्वी क्या करेगी, केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है पूर्वी को सबमिट करना रहेगा, तो केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है पूर्वी क्या करने वाली है बताओ, सबमिट कर देगी केवाईसी डॉक्यूमेंट। किसको सबमिट कर दी, केवाईसी डॉक्यूमेंट और इंक्वायरी फॉर्म भरकर रिलेशनशिप मैनेजर को, रिलेशनशिप मैनेजर को केवाईसी फॉर्म और डॉक्यूमेंट भरकर पूर्वी जो है सबमिट कर चुकी है। समझ में आया, तो पूर्वी ने अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट का मतलब अब बताओ एग्जांपल, मैंने बोला ड्राइविंग लाइसेंस हुआ या फिर पासपोर्ट हुआ, आधार कार्ड हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद पैन कार्ड हुआ, और क्या होता है बताओ, और क्या देना पड़ता है, रजिस्टर्ड प्रूफ में तो ये सब हुआ ना, रजिस्टर अपना एड्रेस प्रूफ तो ये हुआ, नेम प्रूफ एड्रेस प्रूफ ये सब हो गया। और फिर मैंने बोला अगर आपका करंट अकाउंट खुलवाना है तो प्रूफ ऑफ बिजनेस के लिए ट्रेडिंग लाइसेंस भी उन लोग कितना बार बैंक्स लोग मांगते हैं, या फिर सैलरी रिसीट मांगते हैं आपसे अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो ये सब आपको दे देना है केवाईसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। फिर अब रिलेशनशिप मैनेजर क्या करेगा, ये केवाईसी डॉक्यूमेंट और आपसे इंक्वायरी फॉर्म भरवा कर क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए ये सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म को किसको फॉरवर्ड कर देगा बताओ, किसको फॉरवर्ड कर देगा, मैंने बोला क्रेडिट रिस्क टीम होता है, क्रेडिट रिस्क टीम। हर एक बैंक में क्या होता है बताओ, क्रेडिट रिस्क टीम। क्रेडिट रिस्क टीम बेसिकली एनालाइज करेगा, चेक करेगा क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है, ये चेक करेगा क्रेडिट वर्दीनेस, किसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा, कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंटेंडिंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स शैल बी चेक्ड, देखेगा ना कि ये बंदा ठीक है कि नहीं और ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, इसका सारा डॉक्यूमेंट्स ऑन ऑल चेक करेगा, ये सब सही दिया है कि नहीं। फिर उसके बाद क्रेडिट रिस्क टीम को लगा कि अगर सब कुछ सही है तो उसको अप्रूवल दे देगा। तो दो चीज हो सकता है, या तो अप्रूवल दे दिया या तो अप्रूवल नहीं दिया। अगर अप्रूवल नहीं दिया तो ये सारा प्रोसेस रिपीट्स अगेन, है ना, रिपीटेशन होगा सारा प्रोसेस का। और अगर अप्रूवल दे दिया, यस इफ अप्रूव्ड, अप्रूवल हैज बीन गिवन, तब इन दैट केस क्या होगा बताओ, अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल देने के बाद क्या होगा, सैंक्शन हो गया, है ना। तो अब ऑपरेशनल टीम क्या करेगा बताओ, अगर अप्रूवल मिल गया तो अब जो है कस्टमर किट एंड ऑल डिस्पैच हो जाएगा, वेलकम टू आईसीआईसीआई बैंक, तुरंत कस्टमर के पास मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट खुल गया, वेलकम टू आईसीआईसीआई बैंक, यू आर अवर न्यू कस्टमर, कस्टमर किट दे दिया जाएगा, आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा इंटरनेट बैंकिंग का। फिर डेबिट कार्ड अगर अप्लाई किया तो डेबिट कार्ड भी तुरंत के तुरंत दे दिया जाएगा। चेकबुक एंड ऑल के लिए रिक्वेस्ट प्लेस किया, चेकबुक इशू कर दिया जाएगा। जो भी फैसिलिटीज चाहिए, आरटीजीएस का फैसिलिटी चाहिए, एनईएफटी का फैसिलिटी चाहिए, ये सारे फैसिलिटीज जो है कस्टमर्स को दे दिए जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। ईसीएस सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज बताया था ना, ईसीएस सर्विसेज क्या होता है, कोई रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस मतलब यही हो गया, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब, ये सारे सर्विसेज कस्टमर को दे दिए जाएंगे। और उसके बाद कस्टमर खुशी खुशी अपना इंटरनेट बैंकिंग या जो भी उसको करना है ट्रांजैक्शन वो परफॉर्म करना चालू कर देगा। तो ये हो गया मेरा कासा। तो ये फ्लोचार्ट आपको समझ में आया बताओ, लर्न हुआ ये फ्लोचार्ट, ये स्टेप्स। एग्जाम में एक शॉर्ट नोट आता है कि आप स्टेप्स लिखो कासा खोलने का, तो कासा खोलने का स्टेप्स नहीं लिख लोगे, कितना ईजी है। सबसे पहले क्या करेगा कस्टमर, नियरेस्ट बैंक अकाउंट में विजिट करेगा ब्रांच में, या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए समझ गया, www.iciicibank.com, वो गया इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। फिर वहां पे जाकर वो किससे मुलाकात करेगा, रिलेशनशिप मैनेजर से। इवन इंटरनेट बैंकिंग में भी आप जब फॉर्म भरते हो ना, रिलेशनशिप मैनेजर आपको कॉल करता है, तो चाहे ब्रांच हो चाहे इंटरनेट बैंकिंग को, दोनों में प्रोसेस क्या है, रिलेशनशिप मैनेजर। तो पहला क्या हो गया कस्टमर, फिर उसके बाद क्या हो गया रिलेशनशिप मैनेजर। फिर रिलेशनशिप मैनेजर अपना सारा फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करके क्या करेगा, क्रेडिट रिस्क टीम को फॉरवर्ड करेगा। और ये पता है क्रेडिट रिस्क टीम में कौन बैठते हैं, कौन एनालाइज करता है कस्टमर का अकाउंट खोलना है नहीं खोलना है। ये एक टीम ऑफ मेंबर होता है जिसमें सीएज लोग रहते हैं, एमबीएज लोग रहते हैं, रिसर्च एनालिस्ट लोग रहते हैं, हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनल जो रहते हैं वो क्रेडिट रिस्क टीम में बैठते हैं। वो सब चेक करते हैं, अप्रूवल देते हैं। फिर अगर उन्हें लगेगा सब कुछ सही है तो अप्रूवल दे देंगे, यस। फिर उसके बाद वेलकम किट मिल जाएगा, कस्टमर किट इशूड हो जाएगा और उनको जो जो फैसिलिटीज चाहिए कस्टमर को वो अवेल हो जाएंगे। और अगर नहीं तो ये सारा प्रोसेस वापस से पूरा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ फ्लो चार्ट समझ में आया कि नहीं, वेरी इजी। दिस इज कॉल्ड कासा, इसको बोला गया है कासा, इसको प्यार से बोला गया ये कासा है। कर लोगे मैनेज एग्जाम में, लर्न हुआ कि नहीं बताओ, टेल मी।
द टॉपिक इज इजी और डिफिकल्ट, लर्न हुआ कि नहीं? अब ऐसे क्रेडिट कार्ड का दिया हुआ है, वो भी बहुत इजी है, जैसे ये दिया ना वैसे क्रेडिट कार्ड का दिया हुआ है, तो कुछ है ही नहीं, ये सब बहुत इजी है। अब इसके बाद ये प्रोसेस हो गया, अब बोल रहा है कि ये जो अकाउंट बैंक खोल रहा है ना, इसमें रिस्क क्या एसोसिएटेड, आप खुद सोचो क्या रिस्क होगा। एक रिस्क होगा कि मान लो कि जो क्रेडिट टीम है इसने गलत एनालिसिस कर दिया, इसने गलत बंदे को दे दिया, कोई टेररिस्ट था उसका अकाउंट खोल दिया, चेक नहीं किया उसका ठीक से, या उसका क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं था, उसका फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं था, उसका अकाउंट खोल दिया, तो फाइनेंशियल रेशियो, नेटवर्थ, ये सब चेक नहीं किया। तो ये सिस्टम में कंट्रोल्स लगा के रखो ना कि जब भी ये सब हो तो सब कुछ चेक हो, क्रेडिट कमेटी ऑटोमेटिकली सब कुछ चेक करे, और किसको कितना क्रेडिट लिमिट देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ना कि एक कस्टमर आया, बोला कि मुझे जो है आप जो करंट अकाउंट का फैसिलिटी दे रहे हो ना, वो बोला आप 1 लाख का मिनिमम करना पड़ेगा, आपका अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि कस्टमर ने बोला नहीं मुझे 50,000 का लिमिट चाहिए, तो मैंने बोला कुछ चार्जेस एंड ऑल लगेगा उसके लिए, तो बोला ठीक है खोल लो। तो 50,000 का लिमिट उसका था, लेकिन ऑटोमेटिकली गलती से उसको मेंटेन करना था बैलेंस 50,000 का, लेकिन गलती से सिस्टम में कुछ एरर होने की वजह से 20,000 का ही वो बैलेंस मेंटेन कर रहा है, उस पर चार्जेस भी नहीं कट रहा है, और कस्टमर को अलाउ कर दिया, तो अननेसेसरी उसको प्रिविलेजेस मिल गया। या फिर किसी का क्रेडिट कार्ड का लिमिट 50,000 का था, लेकिन उसको 1 लाख का लिमिट अलाउ कर दिया गया, तो ये सब हो सकता है ना गलती। या इंटरेस्ट जो लोन दे रखा है उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 4% पे होना था, बट 2% पे हो रखा है, तो इनअप्रोप्रिएट इंटरेस्ट चार्जेस हो रखा है, वही जो मैंने बोला। तो सब सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप क्या क्या करोगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करके रखो, फिर ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट करके रखो, किसको कितना ऑथराइजेशन देना, उसका एक्सेस राइट्स प्रिविलेजेस मेंटेन करके रखो, क्रेडिट कमेटी को पहले से ही समझा के रखो कि ये जब भी कोई नया कस्टमर आएगा तो आपको पूरा उसका अच्छे से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसका नेटवर्थ देखना पड़ेगा, उसका फाइनेंशियल पोजीशन देखना पड़ेगा, तब जाके आप उसका अकाउंट खोलोगे। तो ये क्यों ब्रीच हुआ? क्योंकि जो आपका कंपनी का पॉलिसी था, बैंक का जो पॉलिसी था, उसको फॉलो नहीं किया गया है ना, आपने ऐसे ही क्रेडिट इशू कर दिया। तो जो क्रेडिट लाइन आपने सेट किया, नया अकाउंट खोला, दैट वाज अनऑथराइज्ड, दैट इज नॉट इन लाइन विद द पॉलिसी ऑफ द बैंक, तो ये रिस्क हो गया ना। तो एक सबसे मेजर रिस्क क्या है, हर बार ये जो आपने क्रेडिट खोला, क्रेडिट मतलब सेविंग्स अकाउंट खोला उसका, तो ये जो क्रेडिट लाइन सेटअप किया, नया बैंक अकाउंट खोला, क्रेडिट लाइन सेटअप मतलब समझ गए, नया बैंक अकाउंट खोला, ये अनऑथराइज्ड था, इट वाज अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड क्यों था? नॉट इन लाइन विद द बैंकिंग पॉलिसी। अब जैसे मान लो मैंने बोला कि कस्टमर को करंट अकाउंट जब भी खुलवाओगे ना तो 1 लाख का बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा, बट आपने वो ब्रीच करके कस्टमर को 50,000 का अकाउंट का बैलेंस मेंटेन करने अलाउ कर दिया। फिर सेविंग्स अकाउंट में बोला मिनिमम बैलेंस 10,000 मेंटेन करना ही पड़ेगा, बट आपने कस्टमर को बोल दिया नहीं 2,000 मेंटेन करने से भी चलेगा। तो आप क्या करो, बैंक के पॉलिसी को ब्रीच कर रहे हो ना। हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार आ गया तो आप एक्साइटेड हो गए, आप बोले नहीं नहीं हाँ हो जाएगा, आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का दरकार नहीं, मैं देख लूंगा। तो ये तो रिस्क है ना, कोई भी कुछ भी कर सकता है जब क्रेडिट लाइन जो आपका अनऑथराइज हो जा रहा है, नॉट इन लाइन विद द बैंक्स पॉलिसी। तो इसके लिए क्रेडिट कमिटी अपॉइंट करके रखो ना, जो ये सब चीज को चेक करेगा बार बार कि ये सब जो है ब्रीच नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कंट्रोल्स क्या हो गया, क्रेडिट कमिटी को चेक करना चाहिए। दूसरा साइड क्या है, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स में क्या बोल रहा है कि जो आपका क्रेडिट कमिटी है ना, इट शुड चेक, क्या चेक करेगा, नेटवर्थ चेक करना चाहिए उसको, है ना, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना चाहिए कस्टमर का, और तब जाके उसको सैंक्शन करना चाहिए। एक ये कंट्रोल हो गया। और एक कंट्रोल क्या हो गया, जैसे वो क्रेडिट लिमिट का मैंने बात बोला कि क्रेडिट लिमिट ज्यादा दे दिया, क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट 50,000 था, ज्यादा दे दिया, तो ये जो क्रेडिट लिमिट राइट एक्सेस करने का है, मतलब किसको कितना क्रेडिट लिमिट देना है, तो ये ऑथोराइज बंदे को ही करने दो ना एक्सेस, किसको कितना क्रेडिट लिमिट अलाउ करना है, किस कस्टमर को, एक ऑथोराइज बंदा रख दो, वही खाली कर सकता है। समझ में आ रहा है? सो टू ऑथोराइज द क्रेडिट लिमिट्स, इसका एक्सेस राइट ऑथोराइज पर्सनल को ही देना चाहिए। एक्सेस राइट शुड बी गिवन टू ऑथोराइज पर्सनल ओनली, ऐसे कोई को भी मत दे दो, सबको सबको देने का तो कोई मतलब नहीं है ना, उतने ही बंदे को दो ना जिन लोग ये सब चीज से डील कर रहे हैं। समझ में आया? तो वो चीज बोल रहा है। तो ये दोनों ही पॉइंट इसका कंट्रोल हो गया। और क्या कंट्रोल हो सकता है, देखो
इंटरेस्ट रेट अगर गलत हो गया तब क्या करोगे बताओ? वो 2 पॉइंट हो गया उसके अंदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट मान लो इंटरेस्ट रेट ही गलत हो गया, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, गलत इंटरेस्ट रेट है ना, तो बोल रहे क्या इंटरेस्ट रेट ही गलत कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट चार्जेस रॉन्गली कंप्यूटेड, इंटरेस्ट आप लोग गलत कंप्यूट कर रहे हो, इंटरेस्ट चार्जेस रॉन्गली कंप्यूटेड। तो इसके लिए क्या कंट्रोल्स होगा? सिस्टम में आप डाल के रखो ना सॉफ्टवेयर में कि इंटरेस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर ही ऑटोमेटिकली कंप्यूट करेगा, कोई मैनुअली जाके कंप्यूट नहीं करे, तो गलती कैसे होगा? समझ में आ रहा है? ऑटोमेशन करके रखो इसके लिए। तो कंट्रोल के लिए क्या बोल रहे हैं, इसको ऑटोमेशन करके रखो कि ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाए, किस पे कितना इंटरेस्ट लगना ऑटोमेटिकली सब सिस्टम में बिल्ड करके रखो। फिर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या जब ये सब नहीं कंप्यूट कर सकेगा? समझ में आ रहा है? फिर और क्या होगा बताओ? कोई जाकर कुछ ट्रांजैक्शन में एंट्री का हेरा फेरी कर दिया तो उतना ही एक्सेस दो ना जितना जिनको दरकार है। उल्टा फुल्टा अकाउंटिंग एंट्रीज जाकर मार दिया, इनएक्यूरेट अकाउंटिंग एंट्रीज, कुछ गलत सलत अकाउंटिंग एंट्रीज मार दिया, तो इसके लिए आप क्या करो? इसके लिए क्या होगा बताओ? जिसको जितना एक्सेस दे रहे हो उसके लिए मेंटेन करके रखो, जिसको जितना देना है। समझ में आया? सो वही बोल रहे हैं पे, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करके रखो अपना सिस्टम में कि कोई भी एक्सेस नहीं कर सके, तो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करके रखो, कंट्रोल्स में बोल रहा है। फिर और क्या हो सकता है बताओ? अब जैसे मान लो कि कस्टमर का मास्टर डेटा आप लोग सब बना के रखते हो ना, तो किसी ने जाकर कुछ उल्टा फुल्टा कर दिया, अकाउंट मिस्टर एक्स का डेबिट होना चाहिए था, मिस्टर वाई का डेबिट कर दिया, कस्टमर का मास्टर डेटा ही चेंज कर दिया, तो अगर ये सब होगा तब तो और गड़बड़ है, तो कस्टमर का भी कॉन्फिडेंस आपके ऊपर से चला जाएगा। तो कोई भी इनअप्रोप्रिएट बंदा कैसे कोई कस्टमर मास्टर लेजर को जाकर चेंज कर सकता है, या कोई नया कस्टमर मास्टर डेटा क्रिएट कर दिया, तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। तो वही बोल रहा है कस्टमर मास्टर डेटा चेंज्ड, तो इसके लिए आप क्या करके रखो? वही एक्सेस राइट मैनेजमेंट, नीड टू नो बेसिस में। सो एक्सेस राइट्स दे के रखो, कैसे? एक्सेस राइट्स मैनेजमेंट, यूजर का एक्सेस राइट मैनेजमेंट दे के रखो ऑन नीड टू नो बेसिस एंड नीड टू यूज बेसिस। एक्सेस दे के रखो ऐसे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करके रखो। समझ में आ रहा है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जिसका जो ड्यूटी है वो दे के रखो, तो कैसे कोई करेगा? तो वही सब घुमा फिरा के एक ही चीज बोल रहा है, इसलिए मैंने ऑलरेडी आपको बोला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी जो कंट्रोल्स है वही तो है। तो हमेशा याद रखना दो चीज, एक इंटरेस्ट वाला बात हमेशा लिख देना, गलत कंप्यूट हो गया इंटरेस्ट, दूसरा एक कस्टमर का लेजर ही चेंज हो गया, और तीसरा एक याद कर लेना कि कोई इनअप्रोप्रिएट एंट्री हो गया, रिवर्सल ऑफ एंट्री कर दिया, इनअप्रोप्रिएट एंट्री हो गया, तो इसके लिए एक्सेस राइट मैनेजमेंट करके रखो। फिर उसके बाद ऑथराइज बंदे को देख के रखो, और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्टिंग में जो था कि गलत आदमी कोई लोन दे दिया, तो ये कब होगा? जब क्रेडिट टीम ने असेसमेंट ही गलत किया, तो आप डबल चेक करो। एक बार रिलेशनशिप मैनेजर करे, फिर क्रेडिट टीम को बोलो ठीक से पूरा चेकिंग करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये पूरा मेरा हो गया प्रोसेस। क्या चीज का बताओ? कि अगर आपको कासा अकाउंट खुलवाना है बैंक के संग, अब वैसे ही बोल रहे हैं क्रेडिट कार्ड मान लो खुलवाना है, क्रेडिट कार्ड इशू करवाना है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए हो कभी बैंक में? तो क्या प्रोसेस है? क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है और उससे रिलेटेड क्या रिस्क है? तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए भी तो सेम ही प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या करोगे? नियरेस्ट बैंक में विजिट करोगे, ब्रांच में, ब्रांच मैनेजर के पास जाओगे, वही रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर, या फिर इनके टर्म्स में बोलो रिलेशनशिप मैनेजर के पास जाओगे, या फोन के जरिए बोलोगे, या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बोलोगे। फिर उसके बाद वो बोलेगा इंक्वायरी फॉर्म भरो, क्रेडिट कार्ड का फॉर्म है वो भरो, फॉर्म भरोगे, केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगेगा वो दे दोगे, फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट का चेकिंग होगा। कौन चेकिंग करेगा? क्रेडिट रिस्क टीम। वो चेक करेगा कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है। यहाँ पे थोड़ा और टाइट चेकिंग होता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड इज अ काइंड ऑफ लोन बीइंग ग्रांटेड टू द कस्टमर। फिर आपका सब क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके आपको लिमिट दिया जाएगा कि आपको 50,000 तक का क्रेडिट कार्ड मिलेगा, या फिर आपको 1 लाख तक का मिलेगा। आप बोलोगे नहीं मुझे 2 करोड़ तक का क्रेडिट कार्ड चाहिए, नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। सो बेस्ड ऑन योर क्रेडिट वर्दीनेस द बैलेंस इज सैंक्शन, द लिमिट इज सैंक्शन टू द कस्टमर, कितना लिमिट में आप विड्रॉ कर सकते हो। फिर आपको सब डिटेल समझाया जाएगा, कितना इंटरेस्ट चार्जेस लगेगा एंड ऑल। ठीक है, फिर उसके बाद आप सब अप्रूवल कर दोगे, साइन एंड ऑल कर दोगे, सब प्रोसेसिंग हो जाएगा, आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक हो जाएगा। तो ऑपरेशनल टीम जो है वो आपको क्या करेगा? क्रेडिट कार्ड डिस्पैच कर देगा। अगर आप कोई बहुत बड़े कस्टमर हो तो क्रेडिट कार्ड साथ ही साथ हैंडओवर कर देगा। मान लो मुकेश अंबानी है ICICI बैंक के पास क्रेडिट कार्ड लेने, तो साथ साथ हैंडओवर कर देगा क्रेडिट कार्ड आपको। लेकिन जनरली क्या होता है, क्रेडिट कार्ड बाय पोस्ट आता है आपके घर पे, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस में क्रेडिट कार्ड आ जाता है, और उसका फिर ID पासवर्ड भी आ जाता है, फिर आपको उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस। कुछ था इसमें, सेम ही तो है,
बस यहाँ पे लास्ट में मैंने बोला कि क्रेडिट कार्ड हैंड ओवर कर दिया जाता है, या तो आपको हाथ में या आपका रजिस्टर्ड एड्रेस में फिजिकली डिस्पैच हो जाता है। क्रेडिट कार्ड फिजिकली मिलता है आपको, ठीक है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। इंक्वायरी फॉर्म, केवाईसी डॉक्यूमेंट, सेम थिंग रिपीटेड अगेन। अब बोल रहा है क्रेडिट कार्ड का प्रोसेसिंग कैसे होता है, उसमें बैक ऑफिस में काम कैसे होता है। आप जब पेमेंट करते हो तो कैसे पेमेंट करते हो, आप स्वाइप तो कर देते हो, आपका पेमेंट हो जाता है, लेकिन आपका बैलेंस डेबिट नहीं होता। आपका तो साइकिल पीरियड जब खत्म होता है तो क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, फिर आप पेमेंट करते हो। तो पूरा प्रोसेस होता कैसे वो भी एक्सप्लेन किया है। तो पहले आप मुझे ये बताओ क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करते हो, वो क्लियर हो गया, बताओ। तो नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, बिजनेस प्रोसेस फ्लो, कैसे पूरा फ्लो होता है, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट पूरा सेम डिट्टो फ्लो चार्ट होना है, पूरा सेम प्रोसेस है क्रेडिट कार्ड के लिए, है कि नहीं बताओ। सेम प्रोसेस अपने आप बनाओगे इसका फ्लो चार्ट। चलो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, अपने आप ट्राई करो बनाने का फ्लो चार्ट, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, सेम टू सेम है, डिट्टो। सबसे पहले क्या करेगा बताओ, सबसे पहले तो मैंने बोला वही कस्टमर है, तो यहाँ पे एक कस्टमर बना दोगे कि कस्टमर अप्लाई करेगा क्रेडिट कार्ड के लिए। और कैसे अप्लाई करेगा, आप या तो इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, या ब्रांच मैनेजर के जरिए, या फोन के जरिए, ठीक है। फिर उसके बाद कस्टमर क्या करेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल वो जो मांगेगा वो भरेगा। तो पहला स्टेप कौन हो गया, पहला यहाँ पे क्या हो गया, कस्टमर। तो इधर आ गया कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या करेगा बोलो, अप्लाई करेगा, अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड, अप्लाई करेगा ना क्रेडिट कार्ड के लिए। और कहाँ अप्लाई करेगा मुझे बताओ, या तो ब्रांच में, ब्रांच मैनेजर के पास जाके, या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, वही सेम प्रोसेस, ठीक है। अप्लाई किया, फिर जैसे ही अप्लाई किया कस्टमर ने अप्लाई किया, और फिर यहाँ पे मैंने क्या बोला, सेकंड किसका रोल आता है, सेकंड किसका रोल आता है। आपके बुक्स में मैंने बोला रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, बट आपके बुक्स में क्या दिया बताओ, रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। तो रिलेशनशिप मैनेजर लिखोगे यहाँ। फिर जैसे ही आपने अप्लाई किया, रिलेशनशिप मैनेजर क्या करेगा, आपको पूरा फैसिलिटीज बताएगा, क्रेडिट कार्ड का बिल साइकिल कितना होगा, क्या क्या चार्जेस कटेगा, सब कुछ बताएगा ना आपको, आपका रिक्वेस्ट को प्रोसीड करेगा, है ना। सो रिलेशनशिप मैनेजर क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, विथ कस्टमर्स रिक्वेस्ट। और इधर में और एक, फिर क्या मांगेगा, कस्टमर को क्या बोलेगा, क्या सबमिट करने बताओ, कस्टमर और क्या सबमिट करेगा, सबमिट्स, कस्टमर और क्या सबमिट करेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट। अब मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या होता है, आप अपने आप लिख सकते हो केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या होता है ना। फिर एक केवाईसी डॉक्यूमेंट किसके पास आ गया, ये केवाईसी डॉक्यूमेंट किसके पास आ गया, रिलेशनशिप मैनेजर के पास आ गया। रिलेशनशिप मैनेजर क्या करेगा, पूरा इवेल्युएट करेगा सब ठीक है कि नहीं, और फिर उसके बाद क्या करेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट चेक करेगा कुछ मिसिंग है कि नहीं, चेक्स केवाईसी डॉक्यूमेंट, एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी चेक करेगा, है ना। केवाईसी डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों भरकर सबमिट करेगा। तो ये केवाईसी डॉक्यूमेंट चेक करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म चेक करेगा, और फिर इसको किसको फॉरवर्ड कर देगा। थर्ड में कौन आ गया बताओ, किसको फॉरवर्ड किया जाएगा, थर्ड में कौन आ जाता है, जो क्रेडिट रिस्क टीम है ना। क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट टीम बोल लो, या क्रेडिट रिस्क टीम मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क टीम मैनेजमेंट जो है उसके पास फिर क्या आ जाएगा बताओ, वो क्या करेगा, वो सारा चेकिंग करेगा। क्या चेक करेगा, इवैल्यूएट करेगा ना, क्या इवैल्यूएट करेगा, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा, इवैल्यूएट द क्रेडिट वर्दीनेस, किसका क्रेडिट वर्दीनेस, कस्टमर्स का, उसका नेटवर्क चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा, सैलरी पेमेंट रिसीव सब कुछ चेक करेगा। फिर उसके बाद फाइनली क्या करेगा, ये करने के बाद येस और नो, जैसा मैंने बोला था, डिसीजन लेगा, किसको क्रेडिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिसीजन मेड, डिसीजन ले लेगा, ठीक है। अब डिसीजन में मैंने क्या बोला था, येस और नो, येस और नो। तो मान लो अगर येस कर दिया और अगर रिजेक्ट कर दिया, नो किया मतलब क्या कि आपका एप्लीकेशन क्या हो गया, क्रेडिट कार्ड का रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड एप्लीकेशन। और अगर येस कर दिया तो फिर क्या होगा, कस्टमर को क्रेडिट कार्ड डिसबर्स हो जाएगा, है ना। अगर येस कर दिया तो क्या होगा, क्रेडिट कार्ड डिसबर्स्ड,
है ना, कस्टमर को क्रेडिट कार्ड क्या हो जाएगा, डिसबर्स हो जाएगा। तो ये डिसबर्समेंट कौन करता है, वही रिलेशनशिप मैनेजर कर देगा, या ब्रांच ऑफिसर कर देगा, या क्रेडिट कार्ड डिसबर्समेंट टीम होता है वो कर देगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया, क्रेडिट कार्ड डिसबर्समेंट। बताओ क्लियर है। तो हमेशा याद रखना 3 जन, एक कस्टमर हो गया, रिलेशनशिप मैनेजर आता है, फिर वो क्रेडिट रिस्क टीम आता है, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डिसबर्समेंट आता है। तो एकदम इजी है। ठीक है, और येस और नो डिसीजन किसका रहता है, क्रेडिट रिस्क टीम का, वो अप्रूवल करता है या रिजेक्ट करता है। बताओ, ये फ्लो चार्ट आप अपने आप कर लोगे, समझ में आया। अब मान लो इसमें एग्जाम में आया कि इसका प्रोसेस फ्लो का स्टेप्स बताओ, तो पहले आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। ये जो मैंने सारा प्रोसेस बताया 5-6 लाइन में लिख देना, फिर 5-6 लाइन लिखने के बाद ये वाला फ्लो चार्ट ड्रॉ कर देना। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, बहुत ईजी है। समझ में आया। पहले आप क्या करोगे बताओ, पहले आप पॉइंट वाइज लिखोगे, उसके बाद ये वाला फ्लो चार्ट बना देना। चलो देखो, ये अपने आप एक बार बनाने का कोशिश करो बिना देखे। चलो एक बार बनाओ तो अपने आप, क्योंकि इसमें से एक आएगा फ्लो चार्ट। या तो बोलेगा बैंक खोल रहे हो उसके लिए, सेविंग्स अकाउंट या करेंट अकाउंट, या इसके लिए बोल देगा, या फिर अभी आगे जो मैं करवाऊंगी मॉर्गेज लोन उसके लिए। तो अपने आप ट्राई करो एक बार बनाने का। अब ये सर्कल की जगह आप इसको स्क्वायर में भी डाल सकते हो, बहुत ईजी है। एक बार अपने आप ट्राई करो, फ्लो आ जाएगा। फटाफट ये वाला स्टेप एक बार अपने आप बना लो, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए, आप बनाओ अपने आप बिना देखे, ये बनाओ कि हमें क्या क्या करना है। एक बार अपने आप हाथ से बना लो, रफ डायग्राम बनाओ, स्केल पेंसिल नहीं यूज करना, रफ रफ रफली बनाओ फटाफट। एक बार रफली फटाफट बना लो, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। बनाया, बनाया। आरएम समझ गए ना। आप एग्जाम में आरएम मत लिखना, रिलेशनशिप मैनेजर पूरा लिखना। हाँ, आरएम इज होम, रिलेशनशिप मैनेजर। हुआ क्या, सेम ही तो है जो हम लोगों ने लास्ट में किया, सेम ऑलमोस्ट। बस यहाँ लास्ट में खाली एक एक्स्ट्रा घुसा दिया, क्रेडिट कार्ड डिसबर्स। वहां पे मैंने बोला वेलकम किट इशूड एंड अदर फैसिलिटीज विच द कस्टमर वांट्स दैट इज बीइंग गिवन, रेमिटेंसेस का फैसिलिटी, ईसीएस का फैसिलिटी, आरटीजीएस, एनईएफटी, वॉट एवर दे वांट, डेबिट कार्ड इशूड, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डिसबर्समेंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। दैट्स इट। बन गया, कम ऑन टेल मी, बनाओ फटाफट, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। बन जाएगा तो मेरे को बताना। हाँ, अब बताओ, ये सब 5-5 6-6 मार्क्स का एग्जाम में आता है, और इसमें ही बच्चे नर्वस। कासा आया था, हम छोड़ दिए, कासा छोड़ दिए। कासा कुछ है, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट कासा हो चुका, हमने कर लिया उसको। अब ये क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हो ना। हुआ,
अभी एक चीज सुनो, हुआ क्या, अभी और एक चीज सुनो, फिर एक संग दोनों का बनाना। रुक जाओ, अब देखो और एक चीज, अभी तक नहीं हुआ तो मतलब कि बहुत स्लो। ऑथराइजेशन कैसे होता है, ऑथराइजेशन प्रोसेस बोल रहा है, बैक एंड में क्या काम होता है, क्रेडिट कार्ड का ऑथराइजेशन, इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग। कभी क्रेडिट कार्ड यूज किया है आपने? मान लो शॉपर स्टॉप में शॉपिंग करने गए, क्रेडिट कार्ड को उठाकर, कहां पे गए, शॉपर स्टॉप में शॉपिंग करने। आप कौन हो, पूर्वी, ठीक है, आप अपना नाम लिख लो, मेरे साथ साथ बनाओ ये वाला। आप कौन हो, पूर्वी, पूर्वी नहीं तो आप कस्टमर हो, ठीक है, आप हो गए कस्टमर। कस्टमर के पास क्या है, उसका क्रेडिट कार्ड है, कस्टमर है यहाँ पे, कस्टमर के हाथ में क्रेडिट कार्ड है, मस्ती से गया शॉपिंग करने, कस्टमर जो है मस्ती से गया शॉपिंग करने, ठीक है, कस्टमर के हाथ में क्या था, क्रेडिट कार्ड, कस्टमर गया शॉपिंग करने, कस्टमर ने क्या किया, अपना कार्ड को प्रेजेंट किया, ओके, कस्टमर गया, कस्टमर ने अपना कार्ड को प्रेजेंट किया, ओके। तो देखो कस्टमर कहाँ गया, शॉपर स्टॉप में शॉपिंग करने, शॉपिंग कर लिया मस्ती से एकदम, और अपना क्रेडिट कार्ड को अब दिया, किसको दिया, शॉपर स्टॉप में एक पेमेंट आउटलेट रहता है ना, पेमेंट काउंटर, वहां पे आप जाते हो, वहां पे कौन है, मान लो कि कस्टमर का जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये क्रेडिट कार्ड आईसीआईसीआई बैंक है, कस्टमर का क्रेडिट कार्ड किसका, आईसीआईसीआई बैंक का। आपको पता है आप जब भी क्रेडिट कार्ड एंड ऑल से पेमेंट करते हो तो आपके सामने एक मशीन आता है, आप मशीन में अपना कार्ड देते हो, फिर वो कार्ड मशीन कार्ड को रीड करता है, आप जानते हो उस मशीन को क्या बोलते हैं, मैंने आपको चैप्टर 4 में बताया था, बताओ, पीओएस, याद है मैंने बोला था, पीओएस, पीओएस मशीन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, एक ऐसे नहीं रहता मशीन टाइप का, समझ में। अब क्या हो रहा है, कस्टमर ने अपना कार्ड दिया, अब ये जो पीओएस मशीन है, यानी ये जो बैंक जो शॉपर स्टॉप है, शॉपर स्टॉप का जो अकाउंट है ना वो आईसीआईसीआई में नहीं है, उसका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, और शॉपर स्टॉप कौन हो गया, वो आपका मर्चेंट हुआ ना, जो आपको सामान बेच रहा है। तो अब ध्यान से सुनना, आपने ये कार्ड प्रेजेंट किया, ठीक है, कार्ड जो प्रेजेंट किया ना, किसको प्रेजेंट किया, अपने मर्चेंट को, यहाँ पे कौन खड़ा है, मर्चेंट, समझ में आया। तो कार्ड आपका आईसीआईसीआई बैंक का है, लेकिन आपका जो मर्चेंट है उसका अकाउंट कहां पे, एचडीएफसी में। एचडीएफसी जो है वो मर्चेंट का बैंक है, यानी ये मर्चेंट ने, यहाँ पे मर्चेंट खड़ा था, मर्चेंट ने क्या किया, आपसे कार्ड लिया और कार्ड को क्या किया, किसके अंदर इंसर्ट किया। आप देखो इस टाइप का एक मशीन रहता है, इस टाइप का एक मशीन नहीं रहता, ऐसे एक टाइप का मशीन रहता है, फिर ये मशीन को क्या करा, कार्ड में ये जो कार्ड लिया आईसीआईसीआई बैंक का, ये कार्ड को यहाँ पे इंसर्ट किया, समझ में आया। किसने कार्ड को इंसर्ट किया, ये मर्चेंट ने, या फिर बोलो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो बिलिंग काउंटर में खड़े रहते हैं। तो अब जैसे ही ये जो पीओएस है, ये क्या है, पीओएस है, पीओएस मशीन जो होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन रहता है ना, यहाँ पे कार्ड को घुसाया, जैसे ही कार्ड को इंसर्ट किया आईसीआईसीआई बैंक का, तो आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, उसमें उसमें मर्चेंट बैंक अकाउंट खुलेगा, एचडीएफसी का सर्वर खुल जाएगा। क्यों, क्योंकि मर्चेंट का बैंक अकाउंट एचडीएफसी में, एचडीएफसी का सर्वर पोर्टल खुल गया, समझ में आया। तो जैसे इसमें कार्ड इंसर्ट किया तो किसका सर्वर खुला, किसका बैंक खुला, किसका बैंक खुला, आईसीआईसीआई बैंक नहीं खुला, क्योंकि मर्चेंट का बैंक अकाउंट तो कहां पे, आईसीआईसीआई में ना, तो किसका खुल गया बताओ, एचडीएफसी का। तो एचडीएफसी का बैंक विंडो खुल गया, बैंक सर्वर खुल गया, किसका सर्वर खुल गया, एचडीएफसी का बैंक सर्वर, यानी मर्चेंट का, मर्चेंट समझ गया, यानी शॉपर स्टॉप का एचडीएफसी बैंक अकाउंट में है रिक्वेस्ट, वो खुल गया। अब आपको पता है क्रेडिट कार्ड जो होता है ना उसका अलग अलग नेटवर्क होता है, जैसे आपके पास किसका क्रेडिट कार्ड है, वीजा का है कि मास्टर का है कि एमएक्स का है कि रुपे का है, अलग अलग क्रेडिट कार्ड नेटवर्क होता है, समझ में आया। तो अब जैसे क्रेडिट कार्ड डाला, एचडीएफसी का विंडो खुला पीओएस टर्मिनल में, पीओएस मशीन में, अब वो एचडीएफसी का जो टर्मिनल है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा क्रेडिट कार्ड नेटवर्क को। क्यों, वो ये मान लो ये क्रेडिट कार्ड, ये जो कस्टमर का जो क्रेडिट कार्ड था ना, ये वीजा कार्ड था, ठीक है, तो ये जो है रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, एचडीएफसी वाला बैंक, एचडीएफसी वाला बैंक रिक्वेस्ट भेज देगा क्रेडिट कार्ड नेटवर्क को, चेक करने के लिए कि ये जो क्रेडिट कार्ड, ये आईसीआईसीआई वाले बंदे का क्रेडिट कार्ड है, मेरे कस्टमर का, पूर्वी का जो क्रेडिट कार्ड है, आप चेक करके बताओ ये आपका है ना, आपने इशू किया है ना, ये वीजा का है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, डुप्लीकेट तो नहीं है। तो बेसिकली क्या बोला, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क को, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क आप समझ गए, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क जो है अलग अलग हो सकता है, वीजा का, एमएक्स का, अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है, या फिर मास्टर का, अलग अलग क्रेडिट कार्ड होता है ना,
ठीक है, ये चेक करेगा नेटवर्क कि ऑथेंटिकेट करेगा, रिक्वेस्ट भेजा, किसने रिक्वेस्ट भेजा, किसने रिक्वेस्ट भेजा, पीओएस टर्मिनल में, जिसमें पीओएस टर्मिनल में क्या चीज का खुला था बताओ, पीओएस टर्मिनल में किसका विंडो खुला था, मर्चेंट बैंक का विंडो खुला था, एचडीएफसी का। समझ में आया? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये हैंग हो गया है, इसको थोड़ा ठीक करना होगा। तो ये पूरा स्टेप्स बताया जा रहा है कि कैसे प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो एचडीएफसी बैंक क्या किया, नेटवर्क को रिक्वेस्ट भेजा, क्या रिक्वेस्ट भेजा, बोला तुम चेक करके बताओ भाई कि ये क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेटेड है, वैलिड है कि नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड ने चेक किया, क्रेडिट कार्ड ने क्या किया, चेक किया। और क्रेडिट कार्ड किससे चेक करेगा, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क किससे चेक करेगा, है तो वीजा का कार्ड, लेकिन किस बैंक ने इशू किया, आईसीआईसीआई से। तो क्रेडिट कार्ड नेटवर्क किससे रिटर्न चेक करेगा, ये चेक करेगा तुम्हारा आईसीआईसीआई बैंक से। ये किससे चेक करेगा इन रिटर्न बताओ, आईसीआईसीआई बैंक किसका बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक किसका बैंक हो गया बताओ, आईसीआईसीआई बैंक हो गया कस्टमर का बैंक, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये किससे चेक किया रिटर्न बताओ, जिसने क्रेडिट कार्ड इशू किया है, क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक, उससे रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स आया कि हाँ ये कार्ड एकदम वैलिड है, ये जो बंदे का नाम दिखा रहा है ये मेरे अकाउंट से मेरे बैंक ब्रांच से क्रेडिट कार्ड लेके गया, एकदम सब ठीक है। तो अप्रूवल आ गया, समझ में आया? तो अप्रूवल आ गया तो अब क्या होगा, अब जैसे ही रिक्वेस्ट दिया क्रेडिट कार्ड नेटवर्क क्या करेगा, इन दैट केस क्रेडिट कार्ड नेटवर्क इसके अकाउंट में, मर्चेंट के अकाउंट में पैसा को क्रेडिट कर देगा, पेमेंट कर देगा, ठीक है। और आईसीआईसीआई से बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा, ठीक है। यहां से क्या करेगा, पैसा काटेगा और इसके अकाउंट में पैसा डाल देगा, एचडीएफसी के बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा और आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट अभी अपने कस्टमर के अकाउंट को तुरंत डेबिट नहीं करेगा, वो बाद में करता है जब बिल आता है। क्रेडिट कार्ड में तो लोन टाइप का हो गया ना, तुरंत डेबिट नहीं करेगा, समझ में? कस्टमर फिर ये आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है, ये जो इशूइंग बैंक है आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर को क्या भेजता है, क्रेडिट कार्ड बिल भेजता है और फिर कस्टमर जाकर क्या करता है, उसका पेमेंट करता है। समझ में? तो ये पूरा प्रोसेस क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड का पूरा ऑथराइजेशन, क्लियरमेंट, सेटलमेंट, ऑथराइजेशन एंड सेटलमेंट प्रोसेस, कैसे सेटलमेंट होता है। क्लियर है पूरा पिक्चर? तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने क्या क्या बोला, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या हुआ, कस्टमर गया, एग्जाम्पल कस्टमर पूर्वी, ठीक है, पूर्वी गई, पूर्वी के पास किसका क्रेडिट कार्ड था, आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड था। पूर्वी के पास किसका क्रेडिट था, आईसीआईसीआई बैंक का, और भी वीजा का क्रेडिट कार्ड था। वो गई किसके पास, शॉपर स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे वो कहाँ पे गई, शॉपर स्टॉप में, शॉपर स्टॉप में शॉपिंग हो गया। अब शॉपर स्टॉप में किसका बैंक अकाउंट है, मर्चेंट बैंक कहाँ का है, एचडीएफसी का, ठीक है। फिर उसने उसका कार्ड लिया पूर्वी का, पूर्वी का कार्ड लेकर पीओएस मशीन में स्वाइप मारा, ठीक है। तो जैसे ही स्वाइप मारा तो किसका सर्वर खुलेगा, मशीन में किसका सर्वर खुलेगा, एचडीएफसी बैंक का सर्वर खुलेगा, यानी मर्चेंट का, यानी शॉपर स्टॉप का, शॉपर स्टॉप का जिसमें बैंक अकाउंट है वो वाला सर्वर खुल गया। अब वो रिक्वेस्ट भेजेगा क्रेडिट कार्ड नेटवर्क को, यानी कहां पे भेजा होगा, यहाँ पे इन दिस केस वीजा को, चेक करने के लिए कि क्रेडिट कार्ड ठीक है कि नहीं है। और वो इन रिटर्न किससे पूछेगा, चेक करेगा अपने आईसीआईसीआई बैंक से, जिसका वो वीजा का कार्ड था क्रेडिट कार्ड का। तो वो पूछा पूर्वी के बैंक अकाउंट से, वो पूछा पूर्वी का आईसीआईसीआई बैंक से, है ना, कि चेक करके बताओ ठीक है कि नहीं। फिर वहां से अप्रूवल आ गया कि हाँ ठीक है, अप्रूवल आ गया तो प्रोसेसिंग चालू होगा। प्रोसेसिंग क्या चालू होगा कि ये क्रेडिट कर देगा, ठीक है। एचडीएफसी का बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और इन रिटर्न आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एक बैंक का अकाउंट डेबिट हुआ और एक बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो गया। और फिर लेकिन अभी आईसीआईसीआई बैंक इन रिटर्न कस्टमर का अभी क्रेडिट नहीं, डेबिट नहीं करेगा बैलेंस। आईसीआईसीआई बैंक तो क्या करेगा, बिल भेजेगा और फिर उसके बाद पेमेंट आएगा। समझ में आया? हेडेड बीन डेबिट कार्ड तो तुरंत इंस्टेंटली हो जाता, कस्टमर अकाउंट रिफ्लेक्ट हो जाता, डेबिट हो जाता, आपके पास मैसेज भी आ जाता। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया बताओ, इजी और डिफिकल्ट? तो इस तरह से ही ऑथराइजेशन होता है। कुछ था इसमें, ऑथराइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड, अपने आप ट्राई करो उसको बनाने की, कोशिश करो अपने आप बनाने की। अब इसके बाद बोल रहा है ना कि इसमें भी क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है। रिस्क क्या है बताओ, वही इंटरेस्ट चार्जेस गलत हो गया, या क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो बैंक ने 50,000 बोलकर असाइन किया था, लेकिन ऑटोमेटिकली सिस्टम में कुछ अनऑथराइज एक्सेस करके उस लिमिट को बढ़ा दिया गया, 1 लाख कर दिया गया, या इंटरेस्ट गलत, कम इंटरेस्ट कंप्यूट कर दिया गया, ठीक है, या कोई गलत सलत एंट्री पास कर दिया गया,
गलत सलत एंट्री मतलब समझ रहे हो, मतलब कि कस्टमर से पैसा लेना था, उसका बहुत सारा अमाउंट ड्यू था, शॉपिंग किया था, बट जीरो बैलेंस दिखा रहा है उसने कोई क्रेडिट कार्ड में परचेज ही नहीं किया, इनएक्यूरेट रिकंसिलिएशन हो गया, या क्रेडिट लिमिट एक्सेस ब्रीच हो गया, इनएक्यूरेट इंटरेस्ट कंप्यूटेशन हो गया, या गलत बंदे को क्रेडिट कार्ड इशू हो गया, वो तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा फिर बताओ? क्रेडिट टीम ने एनालिसिस ठीक से नहीं किया। तो वही ऊपर वाले जितने भी कंट्रोल्स है ना, सेम चीज वापस से नेटवर्क चेक नहीं किया, क्रेडिट लाइन सेटअप नॉट ऑथोराइज, या गलत एक्सेस दे दिया किसी बंदे को, इंटरेस्ट कैलकुलेशन गलत हो गया, तो सेम एज अबव, सेम, तो कंट्रोल सेम एज अबव। यहां पे जो रिस्क और कंट्रोल है ना, सेम एज अबव, पूरा डिटो सेम, रिस्क एंड कंट्रोल्स सेम एज अबव, ठीक है। बस यहाँ पे अगर आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है वो लिख सकते हो, वो यहाँ पे क्या है, जो क्रेडिट लाइन सेटअप था वो आपने ब्रीच कर दिया, समझ में आया? कस्टमर का मास्टर डेटा चेंज कर दिया, इनएक्यूरेट रिकंसिलिएशन, तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख लो आप, एक्स्ट्रा, ठीक है। ऊपर में कितना लिखा था? 5 पॉइंट, प्लस यहाँ पे 2 पॉइंट और लिख लो, इन एक्यूरेट रिकंसिलिएशन। कस्टमर ने शॉपिंग किया 1 लाख का, बट आपके क्रेडिट कार्ड में दिखा रहा है कि शॉपिंग हुआ है सिर्फ 60,000 का, तो लॉस किसको होगा? बैंक को ही तो लॉस होगा, समझ में आ रहा है? तो डेली उसको चेकिंग करना चाहिए, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड। प्रॉपर कंट्रोल्स में क्या हो गया? ये कंट्रोल हो गया, वो रिस्क हो गया। प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए सब चेक करने के लिए, ठीक है। या फिर जो क्रेडिट लाइन लिमिट है वो ब्रीच हो गया, 50,000 की जगह 1 लाख का आपने दे दिया, तो वही बोल रहा है क्रेडिट लाइन सेटअप ब्रीच्ड। तो इसके लिए आप प्रॉपर कंट्रोल्स लगा के चेकिंग एंड ऑल सब हो रहा है। ट्रांजैक्शंस का एग्रीगेट लिमिट चेक करो, ठीक है, कि जो स्टैंडिंग अमाउंट है शुड नॉट एक्सीड, मान लो कि आपने लिमिट अलाउ किया था 1 लाख का, बट कस्टमर ने शॉपिंग कर ली 2 लाख का, शुड नॉट एक्सीड द अलाउड लिमिट, ऑथोराइज लिमिट, तो वही चीज बोल रहा है। और बाद बाकी वही इंटरेस्ट कैलकुलेशन गलत हो गया। ऊपर में जो किया था ना, कितना पॉइंट्स किया था? 4 की 5 किया था, तो इसको 6 और 7 लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये सब आएगा तो ऊपर वाला पॉइंट्स लिख देना, वही सेम है, एक ही चीज बार बार बोल रहा है। कर लोगे मैनेज, इजी है। क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस तो देखो एकदम इजी है, कुछ था ही नहीं, सेम था, पूरा सेम। क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस पूरा सेम था। ऑथराइजेशन में खाली 1-2 वर्ड एक्स्ट्रा मैंने बोला कि बीच में यहाँ पे एक चीज बोला, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क आ जाता है। जैसे अब नेटवर्क क्या होता है? अलग अलग होता है, कोई वीजा का, कोई एमएक्स का, कोई रुपे का, ठीक है, कोई मास्टर्स का। तो जो वीजा नेटवर्क है ना, वो चेक करेगा, वो कंफर्म करेगा आईसीआईसीआई बैंक से कि ये आईसीआईसीआई बैंक का ही क्रेडिट कार्ड है ना, ये वैलिड होल्डर है ना। फिर उससे अप्रूवल आ जाएगा, एचडीएफसी को इन्फॉर्म कर देगा, और फिर एचडीएफसी क्या करेगा? एचडीएफसी के बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा और आईसीआईसीआई के बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। लेकिन आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के केस में कस्टमर का अकाउंट इंस्टेंटली डेबिट नहीं करेगा, रादर 45 डेज या जितने डेज का भी बिलिंग साइकिल होता है वो कंप्लीट होने के बाद उसको बिल भेजा जाएगा, फिर वो बिल के बाद पेमेंट होगा पैसे का, कस्टमर पेमेंट करेगा। अगर लेट करेगा तो उस पर इंटरेस्ट चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो ये सब बना लोगे एग्जाम में। और पीओएस मशीन मतलब पॉइंट ऑफ सेल। कम ऑन टेल मी, क्लियर है कि नहीं? तो बहुत इजी है, सब कुछ नहीं है, पता है। अब इसमें हम लोग लोन का प्रोसेस करेंगे, लोन का प्रोसेस भी बहुत इजी है। अब बस वहां पे लोन का प्रोसेस में एक चीज और बस बोल दिया कि लोन जब भी आप लेते हो प्रॉपर्टीज एंड ऑल के ऊपर, तो वैल्यूएशन करने भेजता है बैंक, वैल्यूअर्स को भेजता है, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाता है कि कहीं आप ऐसे झूठ बोलकर तो लोन नहीं ले रहे हो, प्रॉपर्टी का उतना वैल्यूएशन तो है जितना आप लोन ले रहे हो। और फिर उसके बाद आपके घर में भी टीम भेजता है आपका क्रेडिट वर्दिनेस एंड ऑल चेक करने के लिए। एक अंडरराइटिंग टीम अलग से होता है जो आपका अलग से पूरा चेकिंग करता है, सब देखता है कि ये ऑथराइज बंदा है कि नहीं, इसको इतना बड़ा लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो वहां पे बस एक लीगल एंड वैल्यूएशन टीम और अंडरराइटिंग टीम एक्स्ट्रा आ जाता है, बाद बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। तो बस आज एक हम लोग और करेंगे लोन देने का प्रोसेस, लोन कैसे लेते हैं, ठीक है। हाँ, मैसेज आ जाता है ना, आप जब भी शॉपिंग करते हो आपका बैलेंस कटता है तो मैसेज आ जाता है ना, ऑटोमेटिकली सिस्टम में अपडेटेड रहता है। आपने मैसेज, आपका ये वाला जो अकाउंट है क्रेडिट कार्ड में इतना बिल जनरेट हो गया, मैसेज आ जाता है ऑटोमेटिकली। और कोई मैसिव बड़ा अमाउंट का परचेस कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो उस समय देखोगे आप फोन भी आ जाता है बैंक रिप्रेजेंटेटिव का कि आप ही ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना।
बताओ इजी और डिफिकल्ट? तो ये सब तो मतलब मैं नहीं भी बताऊंगी तो आपको आता है ऑलरेडी। यस और नो, सुना है, ये सब करते हो, इजी है। अब इसको आप हवा बना लोगे, नहीं समझ में आ रहा है, इतना बोरिंग है, कैसे लर्न करिए? बोरिंग है? इतना तो इंटरेस्टिंग है। इसमें करना क्या, पूरा इमेजिन करो अपने आप को, शॉपर स्टॉप में जा रहे हो, शॉपिंग किया, क्रेडिट कार्ड निकाला, दिया, वो सामने वाले ने पीओएस टर्मिनल दिया, आप क्रेडिट कार्ड घुसा रहे हो पीओएस टर्मिनल, फिर बोलता है वेट करो, फिर उसके बाद ना वहां दो और एक ऑप्शन आप देखोगे, जब भी क्रेडिट कार्ड घुसाओगे ना वहां दो ऑप्शन आता है, इसको ईएमआई में कन्वर्ट करना है कि पेमेंट करना है इंस्टेंटली। ईएमआई का भी ऑप्शन रहता है उसमें, अगर ईएमआई में पेमेंट करना है तो, कि अभी इंस्टेंट पेमेंट करना है। फिर वो विंडोज, वो किसका विंडो खुलता है? वो विंडो खुलता है मर्चेंट बैंक का विंडो। फिर वो मर्चेंट बैंक जाता है, ये प्रोसेसिंग सब हो जाता है 2 मिनट के अंदर, और 2 मिनट में आपका जो है पेमेंट जो होता है वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। जो मर्चेंट बैंक है उसके अकाउंट में पेमेंट आ जाता है, ठीक है। और जो पेई अकाउंट है उसका अकाउंट अभी डेबिट नहीं होता, क्योंकि उसके बैंक ने एक टाइप का लोन दे दिया, उसका अकाउंट डेबिट नहीं किया, लेकिन बाद में डेबिट कर देता है। लेकिन आईसीआईसीआई का पैसा चला गया। बस ये सब वर्ड्स यूज करना है आपको, मर्चेंट बैंक, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क का एग्जांपल वीजा, एमएक्स, मास्टर, रुपे, ठीक है। पीओएस मशीन यूज करना है, कस्टमर, सर्वर, एचडीएफसी बैंक, इशूइंग बैंक, मर्चेंट बैंक। इशूइंग बैंक क्या हो गया? क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक क्या? कस्टमर का बैंक। ये सब वर्ड्स यूज करके आना आपको एग्जाम में। हो गया ऑथराइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड, बहुत इजी है, डन, वेरी सिंपल। और कंट्रोल और रिस्क तो मतलब इतना बार पढ़ लिया एक ही चीज बार बार, खाली आप इंटरेस्ट याद रखना, इंटरेस्ट का गलत कैलकुलेशन हो गया, या किसी ने अननेसेसरी गलत एंट्री पास कर दिया, अकाउंटिंग एंट्री, या कोई कस्टमर का मास्टर डेटा के संग छेड़छाड़ कर दिया जाकर, ठीक है, यही सब चीज बार बार रिपीट किया हुआ है, वही चीज लिख देना। आर वी थ्रू विद दिस? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? अभी लोन के प्रोसेस में चले, ये फ्लो चार्ट अपने आप बनाया, और डोंट वरी, ये सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। अब मैंने बोला मॉर्गेज लोन होता क्या है? एक टाइप का सिक्योर्ड लोन है। Mortgage loan is a kind of secured loan on the part of the bank. Why? Because when the bank is giving you this kind of loan, bank is creating a mortgage on your property. आपके प्रॉपर्टी को एक टाइप का कोलैटरल के फॉर्म में ले लिया गया, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स को ले लिया गया, जिसके अगेंस्ट में आपको लोन दे रहा है। रियल एस्टेट परचेजेस में होता है, बिल्डिंग खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, उस केस में आप लोन लेकर अगर बैंक से एक बिल्डिंग खरीद रहे हो या प्रॉपर्टी या घर खरीद रहे हो, जिसको हम होम लोन बोलते हैं, तो बैंक क्या करेगा, आपका घर का पेपर्स अपने पास गिरवी रखवा लेगा। हिंदी मूवी देखे हो कि अगर आपको लोन चाहिए, आपको अपने घर के पेपर गिरवी रखवाना पड़ेगा, घर गिरवी रखवाना पड़ेगा, जायदाद गिरवी रखवाना पड़ेगा, तो होम लोन हो गया, और क्या है ना। फिर एक होता है टॉपअप लोन। टॉपअप लोन क्या होता है, आपके पास आपके बैंक अकाउंट में कस्टमर ने ऑलरेडी एक लोन ले रखा है, अब उस लोन को रिवाइज करो और एक लोन ले रहा है उस लोन के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड टॉपअप लोन। न्यू लोन बीइंग टेकन अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लोन व्हिच हैज ऑलरेडी बीन टेकन। और कितनी बार लोन लिए जाती है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए, फुल फर्निश्ड प्रॉपर्टी के लिए नहीं, वो प्रॉपर्टी जो अभी भी बन रहा है, तो उस केस में भी लोन दिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप का लोन हो गया। तो मॉर्गेज लोन में भी ऑफ 3 टाइप्स। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले प्रोसेस मॉर्गेज लोन का। तो मॉर्गेज लोन क्या होता है आप समझ गए? तो मॉर्गेज लोन क्या हो गया? लोन गिवन टू अ बोरोअर in exchange of property papers as collateral security, है ना, कि अगर फेल हो गया तो उसको बेचकर रियलाइज करवा सकेंगे, वो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज लोन। अब बोल रहे हैं जो मॉर्गेज लोन है 3 टाइप का होता है। टॉपअप लोन होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लोन होता है, और होम लोन होता है। ये सब तो पता ही है, क्या पढ़ा है बताओ इसमें? तो बच्चा भी बता देगा। होम लोन, होम लोन मतलब समझ गए? तो घर के पेपर्स को गिरवी रखवा दो, एक फर्निश्ड होम में आप लोन ले रहे हो। एक हो गया टॉपअप लोन, एग्जिस्टिंग लोन में और ज्यादा लोन ले रहे हो। और एक आपका क्या हो गया बताओ? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लोन, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी घर वो बना नहीं होता है, कोई नया प्रॉपर्टी बन रहा है, आप उस पर लोन ले रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप लोन ले रहे हो, तो उसमें भी लोन मिलता है। क्लियर है? तो ये 3 टाइप का लोन हो गया। अब बोल रहे इसका प्रोसेस, अब बोल रहे ये जो लोन होता है ना, इसमें बैंक 2 टाइप का इंटरेस्ट आपको ऑफर करता है, 2 टाइप का।
एक होता है फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट, कि आपको ईएमआई आप दोगे पूरा, मान लो 10 साल का लोन है, 10 साल का ईएमआई देना, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगेगा ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। और एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे इनिशियली इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, बाद में चेंज हो जाता है एज पर द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सब आपको पता है, एफए में पढ़ा होगा। फ्लोटिंग रेट मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, चेंज होते रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस एज पर दी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जैसे मार्केट का इंटरेस्ट रेट चेंज होगा वैसे ये इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, लेकिन फिक्स रेट का रेट डज नॉट चेंजेस। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहता है। मान लो कि आपने एक लोन लिया 5% पे, तो 5% ही रहेगा 10 साल तक, बट फ्लोटिंग में पहले 5 है, अगर मार्केट रेट गिर रहा है तो वो रेट गिर जाएगा, मार्केट रेट बढ़ रहा है तो ये रेट बढ़ जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी इजी। तो अब लोन का प्रोसेस क्या है, अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, एक बोरोअर हो आप, आपको होम लोन चाहिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, नियरेस्ट ब्रांच विजिट करोगे, अपने रिलेशनशिप मैनेजर या ब्रांच मैनेजर या लोन ऑफिसर के पास जाओगे, वो आपको अगेन बोलेगा केवाईसी डॉक्यूमेंट भरो, लोन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरो, तो वो सब आप भर दोगे, फिर वो फॉरवर्ड कर देगा क्रेडिट रिस्क टीम को, क्रेडिट रिस्क टीम देखेगा कि इसका फाइनेंशियल वायबिलिटी है कि नहीं, और चेक करेगा इसका क्रेडिट वर्दिनेस, नेटवर्थ कस्टमर का ठीक है कि नहीं। वो कैसे चेक करेगा, रेटिंग एजेंसी से। आपको पता है रेटिंग एजेंसीज होता है, इंडिया का रेटिंग एजेंसी का नाम पता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीबीआईएल टीम। तो उससे देखेगा कि ये कस्टमर, ये जो बंदा है, इसका क्रेडिट रेटिंग मार्केट में कैसा है, फिर उसको लगेगा ठीक है, तो उसके बाद अंडरराइटिंग टीम को फर्दर फॉरवर्ड कर देगा। अंडरराइटिंग टीम जो है वो डिटेल में इसका पूरा हिस्ट्री चेक करने वाला है, इसके ऑफिस जाएगा देखने के लिए कि इसका काम ठीक चल रहा है कि नहीं, इसके घर आके विजिट करेगा, इसका बंगलो ये सब है भी कि नहीं, सारा गाइडलाइंस देखेगा कि ये जितना लोन मांग रहा है उतना अप्रूवल करना भी है कि नहीं। मान लो कि लोन मांग रहा है 2 करोड़ का, बट इसका क्रेडिट वर्दिनेस 1 करोड़ का है, तो वो सब चेक करेगा कितना गाइडलाइंस के हिसाब से कितना लोन देना है। फिर अंडरराइटिंग टीम क्या करेगा, एक वैल्यूअर टीम को अपॉइंट करेगा, ऑलरेडी रहता है वो वैल्यूअर टीम, क्या करेगा, लीगल टीम, वो वैल्यूएशन करेगा प्रॉपर्टी का जिसके अगेंस्ट लोन लिया जा रहा है, साइट पे जाके विजिट करेगा, प्रॉपर्टी को देखेगा, प्रॉपर्टी का पेपर्स देखेगा, वैलिड है कि नहीं, इलीगल प्रॉपर्टी तो नहीं है, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन चेक करेगा कि इसका वैल्यूएशन 1 करोड़ का है लेकिन लोन 2 करोड़ का मांग रहे हो तो गलत है, फिर उतना ही आपको लोन मिलेगा वैल्यूएशन के हिसाब से, क्वालिटी कैसा है कंस्ट्रक्शन का, ये सब चेक करेगा। फिर लीगल और वैल्यूएशन टीम एक पूरा रिपोर्ट बना लेगा इसके बारे में, और वो रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड कर देगा, अंडरराइटिंग टीम को। फिर अंडरराइटिंग टीम डिसाइड करेगा कि लोन देना है कि नहीं देना है। अगर अप्रूवल कर दिया अंडरराइटिंग टीम वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से कितना लोन देना, क्रेडिट लिमिट सब सैंक्शन करके क्या करेगा, एक ऑफर लेटर बनेगा, ऑफर लेटर कस्टमर को देगा। अब कस्टमर उस लोन का एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा, क्योंकि उसमें सब ईएमआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ रहेगा। फिर ऑफर लेटर एक बार जब कस्टमर साइन कर दिया, तब फिर क्या होगा, जो ऑपरेशनल टीम है, क्रेडिट लेंडिंग ऑपरेशनल टीम, लोन लेंडिंग ऑपरेशनल टीम, वो एक्टिव हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, ये ऑफर लेटर मिलने के बाद, ऑफर लेटर जैसे कस्टमर ने साइन करके उसको दे दिया लेंडिंग टीम को, अब लेंडिंग टीम क्या करेगा, उसको डिस्पैच करेगा, उसको कैश अप्रूवल दे देगा। समझ में आ रहा है, कैश अप्रूवल दे दिया उसको। अब कैश अप्रूवल कस्टमर लेकर दे देगा किसको, अपने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर को, उसको पेमेंट हो गया बिल्डिंग का। अब बैंक धीरे धीरे इससे कस्टमर से पैसा 10 साल 20 साल जितना भी साल का ईएमआई है वो रियलाइज करते जाएगा, और जो भी मतलब प्रोसेस है, लोन सर्विसिंग प्रोसेस जो होता है वो चलते रहेगा। कब तक, जब तक पूरा लोन का अमाउंट पे नहीं हो जाए, इंटरेस्ट का पेमेंट, ईएमआई का पेमेंट, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज करना है, प्रिंसिपल अमाउंट को रिवाइज करना है, तो इसको बोलते हैं लोन सर्विसिंग फैसिलिटी, वो चलते रहेगा। और वो लोन सर्विसिंग फैसिलिटी आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हो, अपना ईएमआई का पेमेंट, या बैंक में विजिट करके कर सकते हो, तो ये सब चलते रहेगा। प्रोसेस समझ में आया पूरा? तो ये हो गया मेरा पूरा प्रोसेस। किसका प्रोसेस हो गया, लोन मॉर्गेज का। बताओ कैसा लगा, प्रोसेस एकदम ईजी है। तो जैसे हम लोग पहला बॉक्स किसका बनाते थे, कस्टमर का, फिर नेक्स्ट बॉक्स किसका बनाते थे, ब्रांच मैनेजर का, या बोलो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर, या लोन ऑफिसर बोल लो, या रिलेशनशिप मैनेजर बोलो। फिर थर्ड किसका बनाते थे, क्रेडिट रिस्क टीम का बनाते थे। अब यहाँ पे 2 और बनेगा, लीगल और अंडरराइटिंग टीम, जो वैल्यूएशन करेगा अंडरराइटिंग टीम, और एक मैंने बोला लास्ट में जो लेंड करेगा ना, लेंडिंग ऑपरेशनल टीम, जो सारा कैशियर ऑर्डर ये सब निकाल कर कस्टमर को देगा और उसको फाइनलाइज करेगा। तो यहाँ 5 टाइप्स बनेगा, ठीक है। तो बताओ इसका फ्लो चार्ट में सबसे पहले मैंने बोला क्या होगा, बताओ सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट में कौन होगा, एज यूजुअल जो हर बार होता है। सबसे पहले क्या बनाओगे, बताओ कस्टमर। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, कस्टमर। क्लियर है, कस्टमर। अब आप मुझे बताओ कस्टमर क्या करता है, कस्टमर क्या करता है, सबसे पहले क्या बनेगा, कस्टमर। कस्टमर क्या करता है, बताओ बताओ कस्टमर क्या करेगा। एक ही चीज बार बार है, बस यहाँ 2 चीज, लीगल वैल्यूएशन टीम
और अंडरराइटिंग टीम को ला दिया। अंडरराइटिंग टीम मतलब जो लोन को राइट करता है, कितना अमाउंट, कितना लिमिट्स, बैंक का सारा गाइडलाइंस चेक करके फिर अप्रूवल करता है, कितना सैंक्शन होगा लोन का अमाउंट। ठीक है, तो कस्टमर क्या करेगा बताओ, आपको पता है कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर अप्रोच करेगा ना, कस्टमर अप्रोचेस फॉर लोन। कहां पे अप्रोच करेगा बताओ? वही बैंक ब्रांच, नियरेस्ट बैंक ब्रांच, या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा लोन का। ठीक है, और फिर उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सबमिट करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा। या आप अलग से भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, मैंने एक ही साथ लिख दिया, आप एक काम करो अलग से ही लिख लो। और एक मैंने क्या बोला था, केवाईसी फॉर्म और एप्लीकेशन, लोन का एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेगा। किसको सबमिट करेगा? ये सब ऑब्वियस बात है, किसको सबमिट करेगा? रिलेशनशिप मैनेजर को या लोन ऑफिसर को। ठीक है, तो बोलो बैंक मैनेजर बोल लो, या बोल लो रिलेशनशिप ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर, या बोल लो लोन ऑफिसर, वॉट एवर। अलग अलग बैंक का अलग अलग हायरार्की होता है, तो जैसे है वैसे। ठीक है, फिर ये इन रिटर्न क्या करेगा? यू नो ये क्या करता है बताओ? ये प्रोसेसिंग करेगा इसका रिक्वेस्ट को, है ना। ये जो ब्रांच मैनेजर इसके पास आ गया, ये सबसे पहले तो क्या करेगा? कंसल्टेशन देगा, आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। सो लोन कंसल्टेशन देगा, लोन कंसल्टेशन टू कस्टमर्स। और उसके बाद क्या करेगा? इसका एप्लीकेशन देखेगा, प्रोसेसिंग करेगा, इसका डॉक्यूमेंट्स देखेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ठीक है कि नहीं, तो रिव्यू करेगा इसका। वही वही सब चीज है, वापस से देखो, रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना। इसका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ठीक है कि नहीं, सब देखेगा ना। और अगर इसको लगेगा कि हाँ सारा डॉक्यूमेंट रिसीव हो चुका है, यस एवरीथिंग हैज बीन रिसीव, फिर क्या करेगा ये बताओ? ये किसको फॉरवर्ड कर देता है डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, जो कि फाइनल डिसीजन लेता है क्या करना है। किसको? जो क्रेडिट रिस्क टीम है। और मैंने बोला था क्रेडिट रिस्क टीम में कौन बैठता है? सीए, एमबीए, एक एक्सपर्ट का टीम है जो सब देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्रेडिट वर्दिनेस। समझ में आया? तो अब इसका क्या काम है? ये क्या करेगा? ये चेक करेगा कस्टमर का क्रेडिट वर्दिनेस के बारे में ठीक है कि नहीं, फिनेंशियल पोजीशन कस्टमर का कैसा है, तो फिनेंशियल पोजीशन चेक करेगा कस्टमर का, फिनेंशियल एलिजिबिलिटी ऑफ कस्टमर। ठीक है, फिनेंशियल एलिजिबिलिटी चेक करेगा कस्टमर का, फिनेंशियल पोजीशन ठीक है कि नहीं। फिर ये सब चेक करने के बाद और क्या करेगा? ये फॉरवर्ड कर देगा ये सब चीज किसको? अब बताओ यहाँ पे किसको फॉरवर्ड करेगा ये सब? अंडरराइटिंग टीम को, है ना। तो क्रेडिट टीम एंड, एक साथ ही लिख लो यहाँ पे, अंडरराइटिंग टीम। फिर अंडरराइटिंग टीम को ये फॉरवर्ड किया, अब अंडरराइटिंग टीम चेकिंग करेगा। ठीक है, किसको फॉरवर्ड किया? अंडरराइटिंग टीम को। तो वो अंडरराइटिंग टीम जो है, अंडरराइटिंग टीम वो क्या करेगा बताओ? वेरीफाई करेगा इसका नेटवर्थ और ये सब, वेरीफाइज कस्टमर का एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, सब इसका डिटेल वेरिफिकेशन करेगा। मैंने बोला ना, और कैसे वेरिफिकेशन करता है। फिर मैंने ये भी बोला था कि उससे चेक करेगा ब्यूरो ऑफ, वो जो बोला था मैंने, क्रेडिट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो उससे चेक करेगा। क्लियर? तो ये सबसे चेक करेगा और गाइडलाइंस चेक करेगा कि बैंक का गाइडलाइंस क्या है, बैंक गाइडलाइंस कि ये लोन सैंक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इट विल ऑल्सो चेक अबाउट बैंक गाइडलाइंस। तो बैंक का गाइडलाइंस चेक कर लिया, ये सब चेक हो गया। फिर अब किसका रोल आएगा? ये सब चेक करने के बाद मैंने क्या बोला था, एक और टीम आता है ना यहाँ पे, जो फिजिकली जाकर कंस्ट्रक्शन साइट में क्या करेगा? प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन एंड ऑल करेगा। तो मैंने और एक चीज क्या बोला था बताओ? लीगल टीम एंड वैल्यूएशन टीम आएगा। तो और एक क्या हो गया बताओ? लीगल टीम एंड वैल्यूएशन टीम। अब इन लोग क्या करेगा? फिजिकली विजिट करेगा साइट में, साइट में जाकर क्या करेगा? प्रॉपर्टी का चेक करेगा, वैल्यू ठीक है कि नहीं, वैल्यूएशन अमाउंट डिटरमाइन करेगा, है ना। वैल्यूएशन अमाउंट डिटरमाइंड कैसे? बाय विजिटिंग एट प्रॉपर्टी साइट, जहां पे प्रॉपर्टी है वहां पे विजिट करेगा, फिजिकली उसको वेरीफाई करेगा वैलिड है कि नहीं। और फिर उसके बाद मैंने बोला एक रिपोर्ट बना देगा, एक रिपोर्ट बना देगा, प्रिपेयर्स वन रिपोर्ट, प्रिपेयर्स अ वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट बना देगा और ये रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड कर देगा? अंडरराइटिंग टीम को। और किसको भेज देगा? एंड सेंट टू
अंडरराइटिंग टीम। किसको भेज देगा? अंडरराइटिंग टीम को। फिर जब अब अंडरराइटिंग टीम को लग रहा है कि सब ठीक है, अप्रूवल कर देना चाहिए, तब फिर फाइनली किसका रोल आ जाएगा? लास्ट में मैंने बोला जो लेंडिंग ऑपरेशनल टीम है वो एक्टिव हो जाएगा, जो लेंड कर रहा है। लेंडिंग ऑपरेशनल टीम विल गेट एक्टिवेटेड, है ना। अब लेंडिंग ऑपरेशनल टीम क्या करेगा? ऑफर लेटर ड्राफ्ट करेगा। ऑफर लेटर साइन करवाना पड़ेगा ना कस्टमर से, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? ऑफर लेटर ड्राफ्ट करवाएगा। ड्राफ्टिंग ऑफ ऑफर लेटर, उसमें टर्म्स कंडीशंस सब कुछ लिखा रहेगा लोन का। और ऑफर लेटर का अगर अप्रूवल हो गया, कस्टमर साइन करके दे दिया ऑफर लेटर, तो फाइनली ये लोग क्या करेगा बताओ? फाइनली क्या करते हैं इन लोग? कैशियर ऑर्डर दे देगा, सेंड टू आरएम। फिर आरएम अपना कस्टमर को दे देगा, और फिर कस्टमर क्या करेगा? लोन सर्विसिंग प्रोसेस एंड ऑल करेगा। तो देख रहे हो ये सारे स्टेप्स एक दूसरे से रिलेटेड है। कर लोगे मैनेज? तो अब क्या किया बताओ? लोन एप्लीकेशन हुआ तो बैंक मैनेजर के पास गया, फिर वो बैंक मैनेजर रिव्यू डॉक्यूमेंट करके पास किसके पास गया बताओ? क्रेडिट टीम के पास गया। फिर ये किसके पास गया? सब रिलेटेड है, लीगल टीम के पास। ठीक है, तो ऐसे करके आप सारा स्टेप्स को रिलेट कर देना। ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, और फिर उसके बाद ये ऑफर लेटर जब ड्राफ्ट हो जाएगा फाइनली, तो यहाँ अलग से आपको एक और बनाना पड़ेगा। ये जो ऑफर लेटर ड्राफ्ट हो जाएगा ना, तो ये पूरा ऊपर ऑफर लेटर ड्राफ्ट करके किसके पास जाएगा? कस्टमर के पास। तो यहाँ पे ऐसे पूरा एरो दिखा के ऊपर तक पहुंचा देना, दिखा देना कि ऑफर लेटर जो है ड्राफ्ट करके अल्टीमेटली किसके पास जा रहा है? कस्टमर के पास। फिर कस्टमर क्या कर रहा है? ऑफर लेटर को साइन कर रहा है ना। साइंस द ऑफर लेटर, साइंस ऑफर लेटर एंड गिव इट्स एक्सेप्टेंस। और ऑफर लेटर साइन कर दिया, और फिर उसके बाद लोन सर्विसिंग भी करेगा कस्टमर, सर्विसिंग ऑफ लोन, सारा इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, ऑल लोन सर्विसिंग। और फिर फाइनली क्या हो जाता है? ये सब करने के बाद बुक का क्लोजर हो जाएगा। जब लोन का पूरा सर्विसिंग हो गया, सारा पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट और सब, तो फाइनली बुक का क्लोजर हो जाएगा। तो ये सब प्रोसेस है, सबको लिंक कर देना एक दूसरे से एरोज बनाकर। क्लियर है ये सब? ठीक है। और फिर यहाँ और एक चीज लिख देना, रिलेशनशिप मैनेजर जो था ना, वो क्या करता है? कस्टमर को क्या दे देता है? यही तो कस्टमर को देता है ना, कैशियर ऑर्डर। क्योंकि कैशियर ऑर्डर आरएम के पास कौन देता है? ऑपरेशनल टीम देता है। बताओ पूरा पिक्चर क्लियर है कि नहीं? कुछ नहीं है, एकदम इजी है। तो ये सब मतलब आपको अपने आप बनाने, पूरा रट्टा नहीं मारना है। आप की पॉइंट 5 चीज याद रखो यहाँ पे दिमाग में। कस्टमर का दरकार है, रिलेशनशिप मैनेजर, क्रेडिट टीम, ये तो पहले भी हम लोगों ने किया था। यहाँ 2 पॉइंट और आ गया, लीगल टीम आ गया और लेंडिंग ऑपरेशनल टीम। बस याद रखो, लीगल टीम का काम क्या है? फिजिकली साइट में विजिट करके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना और एक वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रिपेयर करना, और वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रिपेयर करके अंडरराइटिंग टीम को फॉरवर्ड कर देना। फिर अंडरराइटिंग टीम डिसाइड करेगा कि लोन देना है कि नहीं, येस और नो। अंडरराइटिंग टीम फाइनली डिसाइड करेगा येस और नो, लोन देना है कि नहीं देना है। अगर देना है तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा। लेंडिंग ऑपरेशनल टीम क्या करेगा? एक ऑफर लेटर ड्राफ्ट करेगा, और ऑफर लेटर ड्राफ्ट करके किसके पास भेजेगा? कस्टमर के पास। और कस्टमर फिर उसको साइन कर देगा। द मोमेंट कस्टमर साइंस ऑफर लेटर, फिर लेंडिंग ऑपरेशनल टीम क्या करेगा? एक कैशियर ऑर्डर बना देगा, और कैशियर ऑर्डर किसको सेंड कर देगा? आरएम को। फिर आरएम वो कैशियर ऑर्डर किसको दे देगा? कस्टमर को। फिर कस्टमर वो अपना दे देगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। और फिर फाइनली लोन सर्विसिंग फैसिलिटी चालू हो जाएगा, जहाँ पे कस्टमर को हर साल के एंड पे प्रीमियम, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है ईएमआई में रीपे करना पड़ेगा। और फिर जब लोन सर्विसिंग पूरा खत्म हो जाएगा तो फाइनली बुक क्लोजर हो जाएगा। बताओ इज इट डिफिकल्ट और इजी? पूरा ये फ्लो चार्ट है। तो मेन आपको ये 3 चीज याद रखना है। 3 हर जगह, क्रेडिट कार्ड में भी था और कासा में भी था, कस्टमर, रिलेशनशिप मैनेजर, क्रेडिट टीम। और यहाँ पे 2 चीज और आ गया, क्योंकि वैल्यूअर करवाना, वैल्यूएशन करवाना है प्रॉपर्टी का, तो वैल्यूएशन टीम हो गया, लीगल टीम। और फाइनली क्योंकि यहाँ पे एक कैशियर ऑर्डर बनाना पड़ता है, तो एक लेंडिंग ऑपरेशनल टीम है जो ये सब करता है। बताओ इजी और डिफिकल्ट? याद रहेगा कि हार्ड लग रहा है? कैसा लग रहा है? एकदम इजी है। अब इसमें बताओ क्या रिस्क और कंट्रोल है? इसमें भी देखो रिस्क और कंट्रोल दिया, कितना इजी है मैं आपको बता रही हूं। इसमें क्या रिस्क है, लोन से रिलेटेड क्या रिस्क और क्या कंट्रोल है? सबसे पहले तो लोन का अमाउंट कहीं गलत रिकॉर्ड नहीं हो जाए, कोई गलती से लोन का अमाउंट को जाके छेड़छाड़ ना कर दे। दूसरा, गलत कस्टमर को ना लोन चला जाए, तो उसके लिए आप डबल चेकिंग करो ना
समझ में आ रहा है? एक बार प्राइमरी रिव्यू है, सेकेंडरी रिव्यू भी करो, वो भी इंडिपेंडेंट टीम से रिव्यू करवाओ क्रेडिट वर्दिनेस इस बंदे का, तो डबल चेकिंग करो। तो एक हो गया गलत इंसान को लोन मिलना, एक हो गया लोन का अमाउंट ही गलत आपने रिकॉर्ड कर रखा है, दूसरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन में गलती कर रखा है, चौथा कोई रिवर्सल एंट्री मार दिया कि लोन रिपे ही नहीं किया। वेरी इजी ऑल दीज आर, ठीक है। तो चार चीज हो गया, एक तो क्या हुआ, गलत आदमी को लोन चला गया, तो उसके लिए आप डबल चेकिंग करो तो प्रॉब्लम नहीं होगा सिस्टम में। अब आप चेकिंग नहीं करोगे तो उसमें क्या गलती, जैसे मान लो इनकरेक्ट मास्टर डेटा, इनकरेक्ट कस्टमर डेटा, तो एक रिस्क हो गया, इनकरेक्ट कस्टमर को लोन चला गया, लोन बीइंग सैंक्शन टू इनकरेक्ट कस्टमर या फिर इनकरेक्ट लोन डिटेल, तो आप सेकेंडरी रिव्यू करो ना, दो रिव्यू करो, एक रिव्यू तो क्रेडिट एनालिस्ट टीम करे, दूसरा रिव्यू अंडरराइटिंग टीम कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को अपॉइंट करो सेकेंडरी रिव्यू में। सो सेकेंडरी रिव्यू शुड बी डन बाय अ टीम ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। अब रिलेटेड पार्टी से रिव्यू करवाओगे, जिस बंदे को लोन दे रहे हो उसी की वाइफ अगर रिव्यू करेगी तो वो तो लोन इजीली दे देगी, तो इंडिपेंडेंट टीम मेंबर से करवाओ ना रिव्यू, जैसे चंदा कोचर के केस में हुआ था, आईसीआईसीआई बैंक के केस में इनकरेक्ट कस्टमर उसका पति था और चंदा कोचर सेकेंडरी रिव्यू की नहीं, इम्पार्शियल बंदी, वो तो पार्शियल बंदी थी ना, अपने पति को लोन दिलाते गई। या फिर लोन अमाउंट ही गलत हो गया, कंपनी की गाइडलाइंस के हिसाब से 1 करोड़ का अगर टोटल प्रॉपर्टी है तो कंपनी के गाइडलाइंस में स्ट्रिक्टली लिखा है 60% आपको देना होगा, 40% कस्टमर अपफ्रंट देगा। बट बैंक में पता नहीं रिलेशनशिप मैनेजर ने क्या किया, कस्टमर ने उसको क्या गुट्टी पिलाया कि पूरा 1 करोड़ का लोन दे दिया, जबकि देना चाहिए था 60 लाख का, क्योंकि बैंक का पॉलिसी था, तो गलत लोन अमाउंट डिसबर्स कर दिया। सो इनकरेक्ट लोन अमाउंट डिसबर्समेंट, लोन अमाउंट ही गलत दे दिया। तो जब भी ऐसा हो ना तो सिस्टम में से रेड अलर्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये सेकेंडरी रिव्यू सिस्टम होना चाहिए, जब भी कोई बड़ा अमाउंट का लोन हो ना तो 2-3 टीम को मिलकर उसका रिव्यू करना चाहिए, तब जाकर जो ऑफर लेटर कस्टमर ने साइन किया तब जाकर उसको एक्सेप्टेंस करना चाहिए। या फिर इंटरेस्ट अमाउंट, वही इंटरेस्ट अमाउंट रॉन्गली कंप्यूटेड, इनअप्रोप्रिएटली चार्ज, तो उसके लिए आप ऑटोमेटिक सिस्टम में फीड करके रखो इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करना है, ऑटोमेशन करके रखो उसका, है ना, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में सिस्टम डाल के रखो कि इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। और ये सब आपको पता है, एक ईएमआई, अगर आपको ये जानना है कि कैसे आप ईएमआई कंप्यूट कर सकते हो तो उसमें भी एक सॉफ्टवेयर आता है। आपने एक बड़ा लोन लिया तो आपको ये देखना है कि आपका कितना ईएमआई जाएगा, तो एक उसका भी ना ईएमआई कैलकुलेटर बोलकर एक होता है, मैं आपको दिखाऊंगी, अभी वेट करना। तो ये सब सिस्टम जो है फीड करके रखो सॉफ्टवेयर। और एक तो डर है किसी ने जाकर कुछ मास्टर डेटा में, कस्टमर डेटा में, लोन डेटा में जाके चेंजेस कर दिया, सो वही अनऑथराइज्ड एंट्रीज मार दिया, अनऑथराइज्ड चेंजेस कर दिया, अनऑथराइज्ड चेंज कर दिया कहां पे, कस्टमर का मास्टर में, कस्टमर मास्टर डेटा में जाकर चेंजेस कर दिया। तो इसके लिए वही एक्सेस राइट मैनेजमेंट करो ना, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करो, एसओडी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, फिर उसके बाद एक्सेस राइट मैनेजमेंट करके रखो, किसको कितना देना, नीड टू नो एंड नीड टू यूज बेसिस सेम। कितना बार बताओ एक ही चीज में पढ़ाऊं। सो दैट्स इट, ओवर, लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस इज डन, वेरी इजी। और नेक्स्ट क्लास हम लोग ट्रेजरी का करेंगे, ट्रेजरी प्रोसेस का, बहुत इजी है, 2 क्लास में चैप्टर हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। बताओ, अब ये रिस्क और कंट्रोल तो ऑलमोस्ट सेम है, एक ही चीज, इंटरेस्ट, मास्टर डेटा को गलती कर दिया, अनऑथराइज एक्सेस कर दिया, एंट्री रिवर्सल कर दिया, चार्जेस का रिवर्सल कर दिया, इनअप्रोप्रिएट अकाउंट कस्टमर को दे दिया लोन, तो उसके लिए क्रेडिट रिस्क असेसमेंट ठीक से नहीं हुआ था, तो अपने टीम को स्ट्रेंथन करो, इंडिपेंडेंट टीम को बैठाओ क्रेडिट टीम में। तभी तो मैंने बोला बड़े बड़े एनालिस्ट लोग होते हैं, सीएमबी, इन लोग को बैठाया जाता है ताकि क्रेडिट रिस्क एनालिसिस कर सके। यस, देख रहे हो, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मेरे को एक होम लोन लेना है, ठीक है, 50 लाख का होम लोन, जिसमें इंटरेस्ट रेट 7.5% है, लोन का टेन्योर 20 ईयर्स। तो अगर आपको देखना है कि आपको इसको करने के लिए आपका ईएमआई कितना जाएगा साल का, तो देखो ये रहा ईएमआई, 40,280 आपका ईएमआई जाएगा। फिर इसमें दे रहा है इंटरेस्ट पेबल कितना, टोटल प्रिंसिपल कितना,
जनरली जब भी आप लोन लेते हो ना ईएमआई में, तो आपका इनिशियल ईयर्स में इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा होता है, प्रिंसिपल का अमाउंट कम होता है, बाद में चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पूरा ब्रेकअप भी दिया हुआ है, कितना प्रिंसिपल जाएगा, देखो इंटरेस्ट ज्यादा जाता है इनिशियल ईयर्स में, देख रहे हो, प्रिंसिपल कम है, फिर लेटर ऑन प्रिंसिपल बढ़ता है, इंटरेस्ट कम होते जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल रिपे होने लग जाता है ना, सो इंटरेस्ट फॉल होने लग जाता है। देख रहे हो, ये पूरा डिटेल्स आ गया। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, जितना का आपको लोन लेना है आप यहाँ पे फिगर लिखो, फिर कंप्यूट कर लो, ठीक है, जितना का भी आपको लोन लेना है। जैसे 5 लाख का लोन लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिख लो, जो बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 6%, लोन का टेन्योर दे दो यहाँ पे 10 ईयर्स, तो देख रहे हो लोन का ईएमआई ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो गया, चेंज हो। सो दिस इज हाउ वी कैन कंप्यूट। तो ये सब सॉफ्टवेयर बिल्ड करके रखो सिस्टम में, कि गलती होगा इन इंटरेस्ट एंड ऑल का, तो वही बोला अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये सब सिस्टम डाल के रखो, आपको कंप्यूट करने का दरकार ही नहीं है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कंप्यूट करके देगा, तो कभी भी गलती होने का चांसेस ही नहीं है। ऑटोमेशन करके रखो सिस्टम में। ऑल राइट, क्लियर है? तो अब जो इसीलिए मैंने आपको एप्लीकेशन कंट्रोल का रिस्क जो स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, मैंने बोला था होमवर्क में कर लेना, क्योंकि अब इतना सारा हर एक चीज का आप कर लियो, आप लोन देने का रिस्क कंट्रोल कियो, फिर आप क्रेडिट कार्ड का रिस्क कंट्रोल कियो, सेविंग्स अकाउंट का रिस्क कंट्रोल कियो, तो वही तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वही तो देखो सेम ही चीज है। स्टार्टिंग में मैंने आपको देखो यही तो लिखवाया था। अच्छा कहाँ गया? ठीक है, देखा ना कहाँ पे था, वॉट एवर, तो वही चीज है, ठीक है। इसमें था क्या? ठीक है, अभी एक बार मैट में आ जाओ, मैं मैट से आपको मार्किंग करवा दे रही हूँ। मार्किंग क्या है, बस मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि हमने सब चीज कवर किया है। देखो ये वाला चीज मैं बोल रही थी, एप्लीकेशन कंट्रोल चेक करो, देखो एक ही चीज बार बार, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किया मैंने, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है और देखो रिवर्सल ऑफ चार्जेस, ठीक है, फिर उसके बाद और क्या बोल रहा है देखो ये एनआरआई अकाउंट वाला, ठीक है, फिर उसके बाद और क्या बोल रहा है देखो एनपीए का क्लासिफिकेशन वाला, डुप्लीकेट एसेट रिकॉर्डिंग, तो वही सब चीज है। कोई भी 5-6 पॉइंट रीड कर लेना। अब देखो प्रोसेस फ्लो ऑफ कासा फैसिलिटी, कासा आप समझ गए, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट को कासा बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, आइदर या तो कस्टमर क्या करेगा, अपना नियरेस्ट ब्रांच में जाके आरएम को अप्लाई करेगा, अप्रोचेज अ रिलेशनशिप मैनेजर, है ना, या फिर क्या करेगा इंटरनेट बैंकिंग के जरिए करेगा www.icicibank.com, ठीक है, और फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो क्या करेगा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा उससे, केवाईसी डॉक्यूमेंट, नो योर कस्टमर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब, फिर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो उसको किसके पास दे देगा, क्रेडिट रिस्क टीम के पास दे देगा, फिर क्रेडिट रिस्क टीम उसको वेरीफाई करेगा, फिर उसके बाद करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट खुल जाएगा, फिर उसको और भी जो फैसिलिटीज चाहिए ईसीएस का, एनईएफटी का, सब सर्विसेज मिल जाएगा। तो बताओ सारा चीज मैंने बताया कि नहीं, से ज्यादा बताया आपको। अब ये देखो यहाँ पे पूरा ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, देखो सबसे पहले क्या है कस्टमर, कस्टमर क्या किया, अप्लाई किया इंटरनेट बैंकिंग के जरिए या ब्रांच के जरिए, फिर कस्टमर क्या किया, केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट किया, फिर उसके बाद ब्रांच में क्या हुआ, रिलेशनशिप मैनेजर क्या किया, प्रोसीड किया एप्लीकेशन के संग, केवाईसी डॉक्यूमेंट चेक किया, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट प्लेस किया, किसको फॉरवर्ड किया, क्रेडिट टीम को, क्रेडिट टीम उसका क्रेडिबिलिटी चेक किया, एप्लीकेशन अप्रूव किया तो ये होगा, रिजेक्ट किया तो प्रोसेस रिपीट होगा, अप्रूव किया तो फिर क्या होगा, कंफर्मेशन हो गया, कस्टमर का अकाउंट खुल जाएगा और कस्टमर को जो फैसिलिटीज चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने आपको पढ़ाया है। देखो यहाँ पे देखो कस्टमर, ब्रांच, क्रेडिट मैनेजमेंट टीम और ये जो अकाउंट कंफर्मेशन, ठीक है। फिर रिस्क और कंट्रोल, वही क्रेडिट लाइन सेटअप अनऑथराइज्ड है तो उसके लिए बोल रहा है क्रेडिट कमेटी को प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए था, नेटवर्थ एटसेट्रा। फिर यही और एक सेम ही चीज वापस से लिखा हुआ है तो उसके लिए मैंने बोला था एक्सेस राइट मैनेजमेंट करो, ठीक है। फिर उसके बाद मास्टर डेटा गलत सलत कर दिया उसमें तो ऑथराइज करो नीड टू नो बेसिस में। फिर उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इनएक्यूरेट इंटरेस्ट, इनएक्यूरेट अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस फ्लो बता रहा है तो वही बोल रहा है कस्टमर अप्रोच करेगा आरएम को या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। फिर उसके बाद क्या, वही केवाईसी डॉक्यूमेंट, फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट हैंडल करेगा, सैंक्शनिंग करेगा क्रेडिट लिमिट को, उसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा क्रेडिट टीम, क्रेडिट कार्ड को फिजिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा कस्टमर के एड्रेस में, सेम चीज। तो देखो यहाँ पे क्या, कस्टमर अप्लाई किया, फिर ब्रांच मैनेजर उसका केवाईसी डॉक्यूमेंट देखा, हाथ मिलाया, उसे बोला हाँ सब ठीक है अब हो जाएगा, फिर उसको किसके पास भेज दिया, क्रेडिट मैनेजमेंट टीम के पास, वो बैकग्राउंड एंड ऑल असेस किया रिजेक्ट किया या हाँ किया, हाँ किया तो क्रेडिट कार्ड डिसबर्स हो गया तुरंत,
है ना। फिर अब बोल रहा है इसका ऑथराइजेशन प्रोसेस, जो मैंने आपको समझाया था क्रेडिट कार्ड का। स्वाइप करेगा कस्टमर क्रेडिट कार्ड को पीओएस में, पीओएस टर्मिनल मशीन के अंदर। फिर पीओएस क्या करेगा, ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करेगा। पीओएस कहां पे रिक्वेस्ट भेजेगा, मर्चेंट बैंक में। मर्चेंट बैंक कहां भेजेगा, कहां, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क में। क्रेडिट कार्ड नेटवर्क वीजा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, रुपे। फिर वहां से इशुइंग बैंक के पास जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक का, जिसका क्रेडिट कार्ड था। फिर वहां पे ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन हो जाएगा। फिर रिसीप्ट जनरेट नहीं हो जाता, पीओएस टर्मिनल में एक बिल आ जाता है, सेल कंप्लीटेड, ट्रांजैक्शन डन। तो वही चीज लिखा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली डेबिट कहां से हो गया, इशुइंग बैंक क्रेडिट कार्ड जिसने इशू किया उसके बैंक से, और क्रेडिट कहां हो गया, मर्चेंट अकाउंट में। बट कितना बार बोल रहा है, क्रेडिट कार्ड से करने के लिए कितनी बार मर्चेंट बैंक से अलग से फीस भी लिया जाता है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो बोला गया। ठीक है, और बिलिंग साइकिल खत्म होगा तो क्रेडिट कार्ड इशुइंग कंपनी कस्टमर को बिल इशू करके उससे पैसा रिकवर कर लेगा। तो सब तो पढ़ाया, देखो कस्टमर गया, अपना कार्ड प्रेजेंट किया, मर्चेंट बैंक का अकाउंट खुला, स्वाइप किया इसके अंदर, मर्चेंट बैंक में टर्मिनल खुल गया एचडीएफसी का, क्रेडिट कार्ड रिक्वेस्ट नेटवर्क के पास, वो फिर इशुइंग बैंक के पास गया, तो पूरा प्रोसेस हो गया। प्रोसेस में क्या बोला कि इसको पेमेंट कर दिया और इससे डेबिट कर दिया आईसीआईसीआई बैंक, या आईसीआईसीआई बैंक को डेबिट कर दिया और एचडीएफसी में पेमेंट चला गया, क्रेडिट हो गया पेमेंट। और फिर फाइनली कस्टमर से क्या हुआ, कस्टमर को क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भेजा गया, कस्टमर पेमेंट कर दिया आईसीआईसीआई बैंक। तो पूरा प्रोसेस फ्लो मैंने आपको समझा चुका ऑलरेडी। अब इसमें वही रिस्क सेम है, देख लो, सेम सेम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, वही ऊपर में जो पड़ा, रिकंसिलिएशन वाला पॉइंट, क्रेडिट कार्ड लिमिट ब्रीच नहीं होना चाहिए। अब मॉर्गेज लोन क्या बोला, सिक्योर्ड लोन है। टाइप्स, होम लोन, टॉपअप लोन, जब एग्जिस्टिंग लोन पे लोन ले रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लोन। इसका प्रोसेस क्या है, दो मैंने बोला, फिक्स्ड रेट मॉर्गेज होता है, फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड रेट कांस्टेंट, फ्लोटिंग चेंज होता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगता है, लोन एप्लीकेशन भरता है। फिर क्रेडिट स्कोर चेक कैसे करता है, क्रेडिट रिस्क टीम, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। अंडर राइटिंग टीम आ गया। फिर अंडर राइटिंग टीम क्या करता है, लीगल टीम वैल्यूअर टीम को बुलाता है, वैल्यूएशन होता है, वेरिफिकेशन होता है प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है, लोन का टेन्योर कैसा है। फिर ऑफर लेटर दिया जाता है कस्टमर को, फिर कस्टमर साइन करता है उसमें। फिर वंस साइन हो जाता है तो कैशियर ऑर्डर होता है, कैशियर ऑर्डर मिल जाता है, लोन डिसबर्स एक्सेट्रा, डन। ये ला फ्लो चार्ट देख लो। सबसे इसमें 5 एलिमेंट देखो, कस्टमर है, रिलेशनशिप मैनेजर है, क्रेडिट अंडरराइटिंग टीम, लीगल टीम, वैल्यूएशन टीम और लेंडिंग ऑपरेशनल टीम, है ना 5। ठीक है, ये 5 पॉइंट है। ऑलराइट, कस्टमर में क्या बोल रहा है, अप्रोच किया बैंक को मॉर्गेज के लिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट भरा, एप्लीकेशन किया, फिर वो क्या किया इन रिटर्न, आरएम मैनेजर क्या किया, कंसल्ट किया, बताया उसको कस्टमर को अलग अलग लोन के बारे में, डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया, डॉक्यूमेंट मिल गया तो क्रेडिट टीम क्या किया, उसका एनालिसिस किया, अंडरराइटिंग टीम उसका वेरिफिकेशन किया, लोन लेंडिंग गाइडलाइंस चेक किया, फिर उसके बाद वैल्यूएशन टीम क्या किया, डिटरमाइन किया, साइट को विजिट किया, फिर उसके बाद ऑफर लेटर को साइन करवाया गया, कैशियर ऑर्डर क्रिएट किया गया, इशू किया गया। तो वही सब चीज तो है देखो। और फिर बाद में कस्टमर क्या करेगा, लोन का डॉक्यूमेंट को साइन करेगा, कैशियर ऑर्डर उसको मिल जाएगा, और फिर उसके बाद लोन अकाउंट का सर्विसिंग करेगा जब तक बुक उसका क्लोज ना हो जाए, है ना। तो वही सब चीज दिया हुआ है। और अंडरराइटिंग क्या करता है, लीगल रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, और चार्ज क्रिएट हो जाता है ना प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, वही बोल रहा है। और लोन सर्विसिंग जैसे ही हो जाता है प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो बताओ, ये सारा प्रोसेस फ्लो हम लोगों ने किया है अच्छे से और क्लियर फॉर्मेट में किया। थोड़ा हॉचपॉच है, मैंने आपको क्लियर फॉर्मेट में डायग्राम बनवाया है। यस, कर लोगे मैनेज एग्जाम में, बताओ। और रिस्क एंड कंट्रोल देखो, चार्टो, इनकरेक्ट कस्टमर, इनकरेक्ट लोन अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट या अनऑथराइज्ड चेंजेस। तो सबके लिए क्या क्या बोल रहा है बताओ, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए, इंटरेस्ट अमाउंट ऑटो कैलकुलेटेड होना चाहिए, सेकेंडरी रिव्यू परफॉर्मेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट टीम मेंबर को रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, और वो जो हैंड रिटन नोट्स है वो मैं आपको दे ही दूंगी, चिंता का कोई बात ही नहीं है। तो हैंड रिटन नोट्स फॉलो करना है बेस बनाकर, बट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर बुक से है तो वो कॉपी कर लो। और अपने आप 3 चीज मैंने आज आपको पढ़ाया, तीनों का अपने आप फ्लो चार्ट बनाओ, अपने आप बिना देखे, बुक बंद करके। अब भी बना लोगे आप, एग्जाम में रिवाइज नहीं भी करोगे तो भी आपको याद रहेगा, मेरा गारंटी है। स्पेशली ऑफ दिस मॉर्गेज लोन, अपने आप फ्लो चार्ट बनाओ बुक बंद करके बिना देखे। देखो आप फ्लो चार्ट बना पा रहे हो कि नहीं, बना पा रहे हो मतलब आपको एग्जाम में भी रिवाइज करने की दरकार नहीं। आप जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर आप पढ़ाई करोगे EIS आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, मेरा गारंटी है। बट यू हैव टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग यू। यस, कर लोगे मैनेज, ठीक है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, 2 क्लास और लगेगा, चैप्टर ओवर।